So today we're going to have a discussion on microorganisms. So just to start you off, दही तो सबने खाया होगा, है ना? शायद आप लोगों ने दही बनते हुए भी देखा होगा. So कितने लोगों ने दही बनते हुए देखा है? उन्होंने देखा है कि दही कैसे बनता है? एक दही जमाया जाता है. So curd is always made with a little bit of starter. Okay, and then only next day the curd will be ready. So has anyone seen this process? और आपने ये भी देखा है कि अगर दही आपका बाहर छूट गया, if the curd is left outside, then it becomes very very sour. बहुत खट्टा हो जाता है, खाने लायक नहीं रह जाता. तो ऐसा दही कैसे जमता है और वो खराब क्यों हो जाता है? मतलब स्टार्टर से हमारा मतलब है जामन या जिसको कहीं कई हाँ, जगह थोड़ा सा पहले वाला दही जो हम दूध में डालते हैं जमाने के लिए, उसको हाँ हिंदी में जामन या जाग भी बोलते हैं कई जगह. उसके अलग अलग नाम है जो डाला जाता है. तो वो उसमें क्या होता है, किसी को पता है? माइक्रोब्स होते हैं. राधा एंड राहुल आर सेइंग फंगस. अंशदीप कौन? जब फंगस दही में घुस जाता है, फंगस इज इन योर कर्ड, यू विल नॉट लाइक टू ईट दैट कर्ड. दैट विल बी not edible. Okay, good microbes. Okay, we will, as we go ahead, we will see which are the good microbes, which are the microbes. आ गए हैं. What is Sakshi saying? मैम उसमें कुछ माइक्रोब्स आ गए हैं, इसलिए के वजह वो बहुत खट्टा होता है. अगर आप यूजफुल माइक्रोब्स होते, किसी ने खुद ने दही जमाया है क्या या देखा है? आप मुझे बताएंगे, अगर मैंने बहुत गर्म दूध में दही जमाया या बहुत ठंडे दूध में दही जमाया तो कैसा दही बनेगा? What kind of curd will you get if you use very hot milk or very cold milk? Okay, so if you have seen, आपने देखा है तो बताइए कि गर्म दूध या ठंडे दूध में क्या हो जाएगा. मतलब ज्यादा गर्म होगा तब क्या होगा, ठंडे दूध जैसे हम गरम गरम चाय पीते हैं वैसा वाला गर्म दूध में अगर हमने दही जमाया या बहुत ही ठंडे दूध में या बहुत सर्दी में जब हम दही जमाते हैं तो क्या हो जाता है? दही जमता है क्या ठीक से? डू यू गेट गुड कर्ड इन हॉट milk? Milk was curdled. Yes, Harshi. Anyone else? तो कर्डल के मायने क्या? ज्यादा गर्म था तो वो कह रहा है कि कर्डल हो गया. कर्डल हो गया मतलब हाँ. उसका मतलब दही बन गया कि नहीं बना, अच्छे से नहीं बन पाई. करेक्ट. सिंपल दीप है सेड, मैम अगर हॉट मिल्क में स्टार्टर डालेंगे तो पनीर बन जाएगा. यस, नहीं बना. ओके, पनीर और दही का फर्क जानते हैं आप? पनीर या दही में क्या फर्क है? मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो अगर आप देखेंगे अभी भी काफी लोगों को ये नहीं पता होगा, लेकिन पहले तो बिल्कुल पीपल डिड नॉट नो दैट दही कैसे बनता है.
स्वप्ना मैम थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है, जरा सा देखिए आपकी साइड पे, मतलब माइक में या कुछ ऐसी दिक्कत तो नहीं है? मुझे नहीं मालूम मेरी तरफ से आ रही है कि सबको आ रही है, सबको आ रही है क्या डिस्टरबेंस? हाँ सबको आ रही है, बट कहाँ से आ रही है समझ में नहीं आ रहा। स्वप्ना मैम एक बार माइक जरा चेंज करके देखूंगा। हाँ एक बार जरा चेक करिए। अब अब ये भी किस बैकग्राउंड नॉइस आ रही है ना? हाँ, कोई किसी का माइक चालू है और किसी मैं बाकी सबके माइक बंद कर देती हूँ। हाँ। हाँ अब आपकी आवाज साफ है, बस आप अनम्यूट पे हैं अभी। अब आप सही है। okay. So if you think about few hundreds of years ago, almost nobody knew how milk became into curd. Okay, and now we understand that it is some type of bacteria which turn milk into curd. Now, since we have talked about little bit about paneer and dahi, let me make it very clear for those it is for whom it is not clear. Paneer is if you take milk and simply add acid, some type of acid, whether it is lemon juice or anything, vinegar, then the milk proteins will curdle, that is they will precipitate. आपने precipitation शब्द chemistry में सुना होगा. So that is the process of making paneer. So there is no starter, no microbes are involved in paneer making. But if you think about curd, then curd is made with the help of microbes. So it is microbes who are growing and turning milk into curd. So that is the reason that if you use very hot or cold milk, the bacteria are not able to make it. Okay, ठीक है. So पुराने समय में तो ऑलमोस्ट किसी को नहीं पता था कि दही कैसे बनता है. अब हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया दही बनाते हैं. और दही और पनीर में फर्क क्या है? दही इज मेड बाय, मतलब माइक्रोब्स जो है वो ग्रो करके दूध का दही में कन्वर्ट कर देते हैं. लेकिन पनीर जो बनता है, ये पनीर सिर्फ दूध में आप कोई भी एसिडिक चीज डालो तो दूध का जो प्रोटीन है वो कर्डल हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, वहां से हमको पनीर मिलता है. तो पनीर जो है ये माइक्रोब से नहीं बनता है, पनीर में कोई स्टार्टर्स नहीं जाते. ओके, सो हम लोग जब माइक्रोब्स की बात करेंगे तो हम दही, चीज, ये जो चीजें हैं ये माइक्रोब्स के एक्शन से बनती हैं. सो अब जब ये नहीं पता था कि कौन दही बनाता है, तब क्या सोचा होगा लोगों ने? लोगों को लगता था कि दूध जो है वो अपने आप से खराब होके दही में बदल जाता है. ठीक है, बट आप देखेंगे कि जमाना जब चालू हुआ तब से लोगों को कुछ तो आइडिया थी कि ये डालने से दही जमता है, लेकिन ये में क्या है ये नहीं पता था. ठीक है, सो लेट्स अब आगे जाके देखेंगे कि क्या होता है. तो वैसे ही जैसे हमको दही के बारे में नहीं पता था कि दही कहाँ से बनता है, वैसे ही हमको ये भी नहीं पता था कि ब्रेड कैसे बनता है. वैसे ही हमको ये भी नहीं पता था, अगले स्लाइड में आप देखेंगे कि आपने देखा होगा कि कोई भी सब्जी, फ्रूट आपके घर में है तो पड़े पड़े वो खराब हो जाता है ना. हम सबने ये चीज देखी हुई है, लेकिन सोचिए कि कितने लोगों को ये पता है कि ये चीज कैसे खराब होती है. स्वप्ना मैम अभी भी डिस्टरबेंस आ रही है, देखिए जरा कुछ कर सकते हैं क्या? Let me remove the headphone and see. See now? हाँ, much better, much Okay. better. Okay. So लोगों को ये नहीं पता था कि सब्जियां, फल, जो भी चीजें बाहर हमारे साथ रहती हैं वो क्यों, कैसे खराब हो जाती है. ये अब हमें ये कुछ सालों पहले हमें पता चला है कि ये जो खराब चीजें होती हैं ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से ग्रोथ के कारण ही होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट प्लीज. और आप देखेंगे कि जब भी कोई आपकी सब्जी या फल खराब होता है, वो आपको क्या दिखता है? पूरा सरफेस खराब हो जाता है, बदबू आ जाती है, चीजें ऐसे पिलपिली हो जाती हैं. तो ये जब जो कुछ देखा था ये ऐसे लगता था कि ये सब चीजें ऐसे ही खराब हो रहे, खराब होना ये उनका स्वभाव है.
ठीक है। और फिर बाद में जो चीजें हमें समझ नहीं आई कि क्यों हो रही है, उसको लोग प्योर या इम्प्योर बोलने लगे। दैट इज कुछ चीज पोल्यूटेड है, खराब सी है, इसीलिए वो खराब हो रही है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आप देखेंगे कि जैसे फल खराब होते हैं, वैसे ही ये जो स्वच्छ या अस्वच्छ चीजों का आइडिया इतना ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि हमें उसका रीजन नहीं पता था। तो हमने क्या कर दिया कि जो चीजें हमें खराब लगती थी उनको हमने इम्प्योर बोल के उनको हमने एक जगह ढकेल दिया, हमने उनको बाहर कर दिया सॉर्ट ऑफ। तो इसमें क्या चीजें आती हैं, इसमें आप देखेंगे कि जो लोग डेड बॉडीज के साथ काम करते हैं या हाइड के साथ काम करते हैं, दैट इज लेदर बनाते हैं, या जो लोग टॉयलेट या ड्रेन क्लीनिंग करते हैं, इनको हम पहले इम्प्योर बोलने लगे और बाद में हम अनटचेबल बोलने लगे। क्योंकि ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये शायद कुछ तरीके से हमको पता चला था कि कभी कभी ये चीजें जब हैंडल होती है वहां से बीमारी फैलती है, ये हमको समझ आया था। लेकिन हमको ये पूरा समझ में नहीं आया, इसीलिए लोगों ने ये चीजों को इम्प्योर या अनटचेबल बोल दिया। और जिनको ये नहीं पता अभी भी, वहां पे ये चीजें अभी भी वैसे ही है, क्योंकि ये सोच अभी तक फैली नहीं कि ये जो गंदगी बोलते हैं या डिसीज हम बोलते हैं, ये इन्फेक्शन ये जो होता है वो क्यों आता है, वो माइक्रोब्स की वजह से आता है, उन लोगों की वजह से नहीं आता। अब वो लोग ये चीजें हैंडल करते हैं, इसलिए उनके साथ तब स्प्रेड होता होगा, क्योंकि तब ना स्टेरलाइजेशन था, ना अच्छा सा सैनिटेशन था, ना कुछ था। सो वहां तब चीजें बहुत अलग थी, अब चीजें बहुत अलग हैं, इसीलिए हमको अपनी सोच में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। और आप देखेंगे कि बरसों से, मतलब सदियों से बीमारी तो चलती आ रही है। ऐसे नहीं कि जो कोरोना पैंडेमिक अभी हमने देखा ये पहला पैंडेमिक है, बहुत सारे पैंडेमिक सदियों से होते रहे। पैंडेमिक कौन कौन से हुए, बड़े वाले प्लेग हुआ, स्मॉल पॉक्स हुआ, कॉलेरा हुआ, फ्लू हुआ, इसमें बहुत सारे करोड़ों से करोड़ों लोगों की मौत हुई। और तब जब यही नहीं पता था कि कोई माइक्रोब जैसी चीज होती है, तब लोगों ने क्या सोचा होगा कि ये क्यों होती है? किसी को पता है कि लोगों ने तब क्या सोचा होगा कि ये चीजें क्यों हो रही है? आपके हिसाब से क्या अंदाजा है आपका कि लोग इनको कैसे देखते थे, बीमारियों महामारियों को बड़े स्केल पे चलने वाली? अभी भी मतलब अगर आप देखेंगे कि कुछ लोगों को अभी भी माइक्रोब्स के बारे में नहीं पता होगा, तो अभी भी कुछ लोग क्या सोचते हैं, अगर आप बहुत गांव में जाएंगे कि जहाँ पे अभी तक नई चीजें को पता नहीं है, वहां पे लोग क्या सोचते होंगे? उन्हें लगा होगा कि ये दूसरे लोगों के करके है। हाँ, दूसरे लोगों की वजह से तो है, लेकिन मतलब दूसरे लोग तो सभी लोग हैं, लेकिन मतलब क्या कारण ऐसा लगा होगा कि क्योंकि भाई दूसरों हाँ, लोगों किसी को भी तरह। बीमारी हो रही थी, पशुओं को भी बीमारी हो रही थी ना, बीमारी तो सब जगह हो रही थी। कर्स ऑफ गॉड, यस। तो जनरली आप देखेंगे कि काफी तरीके से काफी लोगों का आइडिया ये था कि ये भगवान गुस्सा हो गए, या कोई ऐसी देवी का प्रकोप है, पिछले जन्म से है, और मतलब कुछ। पापों की सजा मिल रही है। हाँ, लेकिन देखिए आपकी पापों की सजा ऐसे लाखों लाखों लोगों को एक साथ थोड़े ना मिलती है। तो तो मिलती भी है कि नहीं, ये भी एक हाँ, क्वेश्चन मतलब है। हाँ, क्योंकि जो लोग इतने जब लोग मरते हैं तो अच्छे भी जाते हैं, बुरे भी जाते हैं। तो इसीलिए जब ये हो रहा था तो आम लोगों की सोच तो ये थी, लेकिन काफी कोई लोग, अगर आप हिस्ट्री जाके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 2000 साल से कुछ लोग ऐसे थे कि जो सोच रहे थे कि ये जो सही सब बोल रहे हैं ये सही नहीं है, ये सही नहीं हो सकता। लेकिन क्या सही है समझने में हमको बहुत साल लगे। ठीक है, तो अगली स्लाइड। दूसरा तरीका ये था कि देवी का प्रकोप है, भगवान का प्रकोप है, या एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन में एक थियरी थी मायज्मा करके, मतलब कोई खराब हवा है जो जिसके कारण लोग बीमार पड़ते हैं। तो
ये जो थियरी थी ये बहुत सालों साल चली, बहुत लोगों ने आवाज उठाया, लेकिन कोई उसको ठीक तरह से बता नहीं पाया कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या बदलाव आया? बदलाव ये आया कि आप देखेंगे 1500 या 1600 सदी में, पहले तो गैलीलियो वगैरह के टाइम में टेलीस्कोप बने, लोग ये देखने लगे कि पृथ्वी कहाँ है, सूरज कहाँ है। उसी टाइम कुछ और लोग थे, जैसे रॉबर्ट हुक, आपने सुना होगा सेल के बारे में, वो लोग माइक्रोस्कोप बनाने लगे। ठीक है, तो अब इसी टाइम पे एक और फिनोमेना था, तो हमने देखा कि दही कैसे बनता है, ब्रेड कैसे बनता है, और दूसरा ब्रेड है, भटूरा है, जलेबी ले लो, इडली ले लो, डोसा ले लो, इतने सारे, बियर है, वाइन है, चीज है, ये सब चीजें किसी तरह के फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन मतलब खट्टा हो जाना। तो इस चीज से हम देखेंगे कि सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, सारे देशों में अलग अलग चीजें ऐसी बन रही थी जिसमें कुछ तरह की खटाई के कारण एक आपको अच्छी चीज खाने को मिल रही थी। तो ये जो फर्मेंटेड फूड्स हम इनको बोलते हैं, ये भी कैसे बनते हैं ये भी किसी को नहीं पता था। तो लोग सोचते थे कि ये ऐसे ही बन रहा है, ऐसे बन रहा है, या कोई कुछ केमिकल चीज इसमें हो रही है। ठीक है, कुछ इसमें लिविंग कुछ है, इसका किसी को पता नहीं था। और अभी भी काफी सारे लोग होंगे कि जिनको ये नहीं पता कि वो जो भी स्टार्टर या जामन या खमीर यूज करते हैं कि वो क्या है। ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड सी कि ये हमको ये सोच, तो माइक्रोब्स क्या है? माइक्रोब्स जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, इनको लोग जनरली दूसरे नाम से जानते हैं, जर्म्स। जर्म मतलब जो जर्मिनेट करते हैं, जो डिसीज कॉज करते हैं, इसीलिए इनको नाम मिल गया जर्म्स। तो इसका मतलब क्या है? तो नाम तो उसके लिए बहुत है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको अभी शॉर्ट करके माइक्रोब्स बोल दिया, हम उसको जर्म्स बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज में, लेकिन इसका मतलब क्या है? किसी को पता है कि इसका मतलब क्या है? It means small particles. Yes, Charandeep. But particles, are they living or non-living? आप पार्टिकल यूज करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यस, वो एंड साक्षी, दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमें नेकेड आई से, सिर्फ अपनी आंखों से जो हमें नहीं दिखते, उनको हम माइक्रोब्स बोलते हैं। यस, वेरी गुड। सो लेट्स गो अहेड। तो यहाँ पे आपके लिए डेफिनेशन लिखी हुई है, माइक्रोब इज एनी ऑर्गेनिज्म दैट इज टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आई। इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं या जर्म्स भी बोलते हैं, बग्स भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, सो आगे चलते हैं। अब ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता जब चला कि 400 साल पहले एक बिजनेसमैन थे, एंटन वॉन ल्यूएनहॉक। तो ये जो बंदे थे, ये इनका खुद का दुकान था, लेकिन इनको बहुत इंटरेस्ट आ गया रॉबर्ट हुक का रिसर्च पढ़ के, और इन्होंने खुद अपने से लेंसेज बनाने चालू कर दिए। वैसे इनके साथ और भी लोग थे, बट ये बहुत ही अच्छी लेंस बनाए। और ये आपको जो लेफ्ट में दिख रहा है, ये इस तरह का माइक्रोस्कोप वो बनाते थे। तो आप देखेंगे कि ये बहुत अलग है, जैसा माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही अलग है, बहुत छोटा है, और आंख के बहुत पास पकड़ना पड़ता है। और आप देखेंगे कि इसमें एक छोटी सिंगल लेंस है, ये कोई कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं है, लेकिन इसका मैग्निफिकेशन बहुत ही अच्छा था। 300-400 टाइम्स मैग्निफिकेशन आपको ये माइक्रोस्कोप में मिल जाता। तो ये एंटन वॉन ल्यूएनहॉक जो है, इन्होंने इस तरह के हजारों माइक्रोस्कोप बनाए, और हर माइक्रोस्कोप से उन्होंने जो भी उनके मन में आया वो चीज उन्होंने माइक्रोस्कोप में डाल के देखी, और उसको लेटर्स लिखे रॉयल सोसाइटी के साथ, उनके लेटर्स पब्लिश हुए। तो उन्होंने अपना जो काम था वो सबके साथ शेयर किया, और ये पहले बंदे हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखे, और उन्होंने इसको नाम दिया एनिमल क्यूल, मतलब छोटे छोटे प्राणी। और आगे के स्लाइड में हम देखेंगे कि इन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, ऑलमोस्ट उसमें से 9-10 वैसे के वैसे कई सारे म्यूजियम में अवेलेबल हैं। और अगर आप देखना चाहेंगे कि उनको कैसे दिखा होगा, तो वो हम आपको अगले स्लाइड में वीडियो में दिखाएंगे। सो इस स्लाइड में आप देखेंगे ये वीडियो में
that ये जो साइंटिस्ट है, she is going to, you can start the video, she will, साउंड चाहिए क्या आपको? नहीं नहीं चाहिए. So उनके पास एक रेप्लिका है, देखिए आप कितना छोटा है ये, और उसमें आप वो दिखाएंगे कि कहाँ पे सैंपल डाल के वो कैसे देखेंगे. अब ल्यूएनहॉक ने क्या क्या देखा, उसने पॉन्ड वाटर देखा, टीथ स्क्रैपिंग देखा, स्किन स्क्रैपिंग देखा, ब्लड देखा, सीमन देखा. तो उन्होंने हर तरह के सेल्स ल्यूएनहॉक को दिखाई पड़े, और उन्होंने उसके बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग भी बनाए हैं. आप अगर गूगल से चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि माइक्रोस्कोप में जो आपको दिखता है वो आपको कैसे डॉक्यूमेंट आप कर सकते हैं, ताकि दूसरे को समझ पाए कि वो आपने क्या देखा, क्योंकि उस टाइम फोटोग्राफी तो थी नहीं. और ये जो वो करें, मतलब इस तरह का पानी लेके आप खुद भी, आपका जब स्कूल शुरू हो जाएगा आपके पास जो भी माइक्रोस्कोप होंगे तो आप उसमें देखने की कोशिश जरूर करिएगा. अब देखिए इन्होंने काई का एक पीस डाला है. अभी हम देखेंगे कि जो उनको दिख रहा है या जो ल्यूएनहॉक को 400 साल पहले दिखा होगा. तो आप देखेंगे कि काई के आपको एक ग्रीन ग्रीन फिलामेंट्स दिख रही हैं, और उसके बीच में आपको छोटे छोटे चीज दिख रहे हैं जो मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे उन्होंने हर तरह के देखेंगे. आप अभी आपको दिख रहा है कि उन्होंने किस तरह के बहुत डिटेल सुंदर ड्राइंग बनाए, जिस तरीके से काफी सारे लोगों को पता चला कि वो क्या देख रहे हैं. इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी या फादर ऑफ, आप रोक सकते हैं वीडियो, इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है. और जैसे हम आगे आगे जाएंगे देखेंगे कि हम माइक्रोबायोलॉजी में ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सब दुनिया की सोच बदल दी. तो ये मॉडर्न डे ल्यूएनहॉक टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप है ये. ओके, सो एक और वीडियो हम आपको दिखाएंगे जिसमें आपको थोड़े और हिलते डुलते नजर आएंगे, सो दैट आपको लगे कि आपने ये खुद अपने आप से देखना चाहिए. सो इस वीडियो में आप देखेंगे कि आपको छोटे छोटे बहुत सारे जीव दिखेंगे. ये हरा हरा जो है ये अलगी है या काई है, और उसके आजू बाजू में जो आपको घूमते हुए नजर आ रहे हैं ये सब प्रोटोजोआ है. और उस इनसे भी बहुत छोटे छोटे जो एकदम आपको दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं करके जो दिख रहे हैं वो है बैक्टीरिया. ठीक है, तो आज हम ये सब माइक्रोब्स के बारे में जानेंगे थोड़ा सा. तो इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि अगर आप खुद माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको कैसे दिखेगा. बंद करूं? हाँ, सो एंटनी वन ल्यूएनहॉक से माइक्रोब्स का स्टडी शुरू हुआ, और वहां से बाद बहुत लोगों ने इस पर काम किया. अब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी सबके दिमाग में. एक ये था कि ये कहाँ से आते हैं और ये क्या करते हैं. तो इसमें भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, लेकिन उसमें से जो फाइनल एक्सपेरिमेंट हुआ वो हुआ किया लुई पास्चर ने. उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे. लेकिन तब आइडिया क्या था कि लोगों को लगा, जैसे आपको हमने दिखाया कि कोई वेजिटेबल या फ्रूट रॉट हो जाता है बैठे बैठे, तो लोगों को क्या लगता था कि जैसे रॉट होती है चीजें, तब उसमें से अपने आप से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, स्पॉन्टेनियसली आते हैं. खराब हवा से या खराब चीज से ये अपने आप आते हैं. ठीक है, तो ये आइडिया जो था ये डिस्प्रूव करने का सबसे फाइनल एक्सपेरिमेंट जो है ये लुई पास्चर ने किया. तो हम देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट क्या था. तो इसमें उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने एक अलग तरीके के फ्लास्क डिजाइन किया. इसको बोलते हैं स्वान नेक फ्लास्क, हंस के नेक के जैसे एकदम कर्व नेक है ये. तो उसमें क्या किया, अब देखिए आप देखेंगे कि प्रोटीन वाली चीजें जो है वो जनरली सबसे पहले खराब होती है. जैसे मीट है, चिकन ब्रॉथ है, ये बहुत जल्दी खराब होती है क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं. तो इन्होंने सिंपली एक मीट ब्रॉथ लिया और उसको उबाला बहुत देर. उबालने के बाद क्या हो जाता है कि अगर उसमें कुछ भी लाइफ होगा तो वो मर गया होगा. तो ऐसा ये जो हॉट ब्रॉथ जो है ये हम उन्होंने क्या किया, उबाल के उसको छोड़ दिया.
और देखा कि ये ब्रॉथ खराब होता है कि नहीं। अब क्या होता है, ये अगर आप देखेंगे कि इन्होंने काफी दिन भी रखा तो भी ये ब्रॉथ क्लियर वैसे के वैसे रहा, खराब नहीं हुआ। अब इसका मतलब क्या है कि ये ब्रॉथ में उबालने के बाद कुछ जीव नहीं बचा और इसीलिए वो ब्रॉथ खराब नहीं हुआ। अब ये जो डिजाइन है ये आप समझ लीजिए, ये डिजाइन, ये जो ऐसा नेक बनाया है, ये नेक इसलिए बनाया था कि जब इसमें हवा अंदर आती है, हवा तो अंदर आ सके, क्योंकि पहले बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम था कि जब अगर आप फ्लास्क सील कर दे तो हवा ही आएगी नहीं, तो ये खराब हवा से अगर ये जीव आते हैं, तो अगर आपने हवा बंद कर दी तो ये जीव कहाँ से आएंगे। इसीलिए पास्चर ने ये ऐसे वाला फ्लास्क बनाया। तो ये ओपन टू एयर है, लेकिन हवा जब इसमें से चलती है और ऐसे चढ़ेगी अब, तो हवा में जो भी पार्टिकल होगा, डस्ट पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल होगा, तो वो यहाँ पे अटक जाएगा और सिर्फ हवा अंदर, सो ये सॉर्ट ऑफ फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो ये वाला फ्लास्क बनाया। अब उन्होंने सेकंड उसका क्या किया, वेरिएशन, अब ये दिखाने के लिए कि ये हवा से आ रहे हैं, लेकिन हवा आ रही है लेकिन हवा से पार्टिकल नहीं आ रहे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब उबालने के बाद ये जो है नेक तोड़ दी। अब नेक तोड़ने के बाद क्या हुआ, जो पार्टिकल सेटल हो रहे थे वो तो सेटल नहीं होंगे, तो इसीलिए फिर वो ब्रॉथ खराब हो गई। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे प्रूव करेंगे कि जो हवा में पार्टिकल्स थे उससे ये खराब हो रहा था। उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये फ्लास्क जो है सब उबालने का प्रोसीजर सेम करके ये फ्लास्क ऐसे हवा में टिल्ट करके रखा। तो ये टिल्ट करने के क्या बात क्या होता है, ये जो ब्रॉथ है आपकी, ये पूरी कर्व पोर्शन में आपकी ब्रॉथ है। मतलब पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, हवा फिल्टर होके अंदर जा रही थी, लेकिन अब हवा जैसे ही बाहर से अंदर आती है वो ब्रॉथ के कांटेक्ट में आ जाती है, तो इस तरीके से फिर से ब्रॉथ खराब हो जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बहुत क्लियरली दिखाया कि ब्रॉथ जो खराब होती है वो उसके कारण खराब होती है जिस जो हवा से पार्टिकल्स अंदर आते हैं। तो ये है लुई पास्चर। हम आगे भी जितने माइक्रोब्स के सेशन में जाएंगे आप देखेंगे कि हर सेशन में आपको एक पास्चर का एक्सपेरिमेंट शायद हम डिस्कस कर पाएंगे। इन्होंने ये भी दिखाया कि बियर, वाइन, ये जो फर्मेंटेड फूड्स जो कॉमनली यूज होते हैं ये भी माइक्रोब्स से ही बनते हैं। पहले ऐसे सोचते थे कि एक केमिकल चीज से बनते हैं, तो ये भी उन्होंने दिखाया। माइक्रोब से डिसीज होता है, ये भी चीज हमें लुई पास्चर ने प्रूव करके दिखाई। तो लुई पास्चर का बहुत सेमिनल कंट्रीब्यूशन है माइक्रोबायोलॉजी में, तो काफी लोग इनको भी एक फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मानते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे 1895, तो ऑलमोस्ट 19वीं सेंचुरी में हमको कंफर्म हुआ कि माइक्रोब्स क्या है, क्या करते हैं, अच्छा और बुरा। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि हम जब बोलते हैं कि वो बहुत छोटे हैं, कितने छोटे हैं। तो हम शुरू करेंगे एक दिस इज आपका रेगुलर फॉन्ट है, आप देखेंगे 12 पॉइंट फॉन्ट, उससे हम नीचे जाएंगे। अभी हम मिलीमीटर से शुरू कर रहे हैं, तिल की सीड, सिसमी सीड, उससे बाद हम छोटा जाएंगे ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अब देखेंगे आप, हम आपको सॉल्ट का ग्रेन मुश्किल से ही दिखता होगा, उससे नीचे हम गए। फिर आएगा अमीबा, जो आप सब जानते हैं काफी अच्छी तरह से। फिर आएगा पैरामीशिया, उससे भी छोटा। फिर आएगा आपका स्किन सेल, उससे काफी काफी छोटा है ये, देखेंगे आप। उससे छोटा है रेड ब्लड सेल, उससे छोटा है बैक्टीरिया, आ गया यहाँ पे। और फिर बैक्टीरिया से भी छोटे चीज क्या है, अब आएंगे आपके छोटे छोटे लाइसोसोम, जो आपने सेल में देखा होगा। फिर आएंगे वायरसेस, काफी सारे वायरसेस आएंगे, और उसके बाद आएंगे मॉलिक्यूल्स। तो आप देखेंगे वायरसेस के भी साइज में बहुत सारा फर्क है। और वायरस के बाद आएगा आपका राइबोसोम, जो प्रोटीन बनाने वाला मशीन है, एंटीबॉडी है, हीमोग्लोबिन है, जो मॉलिक्यूल्स आप जानते हैं, ये आप देखेंगे ये सबसे छोटे। ठीक है, तो ये वीडियो के साथ आपको एक आइडिया आई होगी कि माइक्रोब्स हम जो बोलते हैं छोटे हैं, मतलब कितने छोटे हैं। आप ये नाइकॉन का यूनिवर्सल भी आप देख सकते हैं बाद में। नाउ लेट्स मेक यू थिंक,
अब आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप माइक्रोब्स नहीं मिलेंगे आपको और क्यों नहीं मिलेंगे। तो हमारा सोचने का डायरेक्शन ये है कि माइक्रोब्स कहाँ नहीं होते। तो चलिए हम आपको एक चीज के साथ शुरू कर रहे हैं कि अगर हमने आपको एक एकदम पूरी सूखी हुई अच्छी धुली हुई स्टील प्लेट दे दी तो उसके उस पे आपको माइक्रोब्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे और क्यों नहीं मिलेंगे या क्यों मिलेंगे। सबसे पहले तो स्टील प्लेट पे मतलब माइक्रोब्स काफी सारे होंगे क्या, पहले तो ये बताइए, हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। फिर दूसरा आपको अपनी बात बतानी पड़ेगी कि क्यों क्यों आप सोचते हैं कि वहां पे मिलेंगे। राधा कह रही है मिलेंगे, राधा राहुल दोनों कह रहे हैं कि मिलेंगे। अच्छा, मतलब ढेर सारे। फिर अगर आप सोचते हैं कि इस पे ढेर सारे माइक्रोब्स होंगे तो क्यों, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? मतलब कोई तो वजह होगी ना, मतलब जिसकी वजह से आपको वहां पे ढेर सारे माइक्रोब्स मिले। तो हर्षित राणा ने कहा है कि हम अगर थाली को धोकर भी लाएंगे तो हवा से वहां माइक्रोब्स चिपक जाएंगे। तो सारे बच्चे कह रहे हैं कि मिलेंगे क्योंकि हवा में भी माइक्रोब्स हैं और वो हवा से प्लेट पे आ जाएंगे, ऐसा बच्चों का मानना है। ओके अगर मतलब सोचो धूली धूली ऐसी प्लेट आई है, मतलब सब समझ लो आपकी हवा से भी आ गए चिपक गए, तो क्या वहीं बैठे रहेंगे, वो क्या हो जाएगा उनको। मतलब मैं आपको पूछ रही हूँ कि अगर वो हवा से आ रहे हैं तो वो प्लेट पे आने के बाद क्या होगा उनको, वहीं पे वो जैसे हमने देखा कि दही में वो आते हैं और दही में उगते हैं, बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, तो वैसे प्लेट पे क्या होगा, जैसे धूल आ जाती है वैसे आ जाएंगे और सिर्फ वहां पे बैठे रहेंगे या कुछ होगा उनको। मतलब आपको लगता है कि वो यहाँ पे खूब बढ़ बढ़ के फलेंगे फूलेंगे? दही के अंदर तो फल फूल जाते हैं, मतलब 1 के 10, 10 के 100, 100 के 1000, 1000 के 10, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ऐसे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है वो अपने आप को ग्रो करेंगे। तो इसमें अब राधा राहुल कह रहे हैं कि फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली तो मर जाएंगे, कुछ रहेंगे कुछ नहीं आ जाएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। हाँ तो फेवरेबल कंडीशन उनको प्लेट में मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये हमारा हम आपको पूछना यही चाह रहे हैं। फेवरेबल कंडीशन, एक तो फेवरेबल कंडीशन आपके दिमाग में क्या है, फेवरेबल आप किसको फेवरेबल बोलेंगे। तो जो बोल रहे हैं कि फेवरेबल कंडीशन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो अगर आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है क्या चाहिए उनको। फूड चाहिए, ठीक है, फूड चाहिए, टेम्परेचर, पीएच, फूड, राधा राहुल बोल रहे हैं। फूड सोर्स, फूड चाहिए। पानी चाहिए क्या? पानी के बारे में क्या ख्याल है? किसी ने पानी नहीं लिखा। उनको बेचारों को प्यास से मार दोगे या प्यास से मरेंगे नहीं? पानी भी चाहिए, ओके। तो अब बताओ प्लेट पे पानी, खाना, ये सब है उनके लिए? टेम्परेचर चलो मान लेते हैं हवा में उसी टेम्परेचर पे, प्लेट पे भी उसी टेम्परेचर पे हैं, तो मान लो टेम्परेचर सही है, पर पीएच कहाँ से आएगा उनके लिए करेक्ट पीएच?
फिर चलो पीएच की बात भूल जाएं, तो भी पानी खाना कहाँ से आएगा? ह्यूमिड एरिया, मतलब पानी की बात कर रहे हैं आप आलोक, नहीं तो समझ लो प्लेट पूरी ड्राई नहीं है तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर में होता है, क्या होता है एटमॉस्फेयर में? हाँ, तो सराउंडिंग मतलब वो ड्राई प्लेट ही है, उनकी सराउंडिंग वही है। समझ लो गर्मी के दिन है, मतलब ड्राई एयर है, सब बहुत ओवरली बारिश वाला वेदर नहीं है, है ना। रेगुलर अगर आप वेदर की बात करें तो हवा में उतना मॉइस्चर थोड़ी होता है। खाली थाली में उनके पास फूड ही नहीं होगा तो वो बढ़ेंगे नहीं। तो सबका मानना है कि वो नहीं बढ़ेंगे, या कोई है जो सोचते हैं कि बढ़ेंगे भी? और अभी सही गलत का मत सोचो, आपको जो लग रहा है वैसे वो बोलो आंसर। मैम उन्हें वाटर प्लेट से मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा? हमने बोला ना हमारी प्लेट ड्राई है। उनके पास फूड नहीं होगा तो वो नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। कोई ऐसा जो बोलेगा जिसको लगता है कि बढ़ेंगे? नहीं, कोई नहीं है ऐसे। हाँ, ऑलमोस्ट। हर्षित, यस के मायने क्या, मतलब वो बढ़ेंगे? हर्षित कह रहा है वो बढ़ेंगे। हर्षित, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वो बढ़ेंगे? और क्या खाएंगे? डोंट नो बट लग रहा है। ओके, आप आप ये जरूर करके देखना। हाँ, तो आगे बढ़े सोचने में। हाँ, यस। तो ये तो शायद हमारी बात हो गई कि पानी अगर होगा, पानी तो उनको चाहिए, लेकिन आई थिंक सब के दिमाग में भी एक क्लियर है एक्सेप्ट हर्षित। हर्षित, हम थोड़ी देर में आपको फिर से पूछेंगे कि पानी या खाना जरूर चाहिए। तो अगर हम सोचें कि हमको माइक्रोब्स कहाँ नहीं मिलेंगे, हमको कहाँ नहीं मिलेंगे? जहाँ पे चीजें बहुत गर्म है, या बहुत सूखी है, या बहुत ठंडी है, या बहुत अंधेरा है, या बहुत नमकीन है जैसे ओशन है या रॉक्स है जिसमें हम सोच नहीं सकते कि फूड है या नहीं, जहाँ पे हवा नहीं है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है ना, क्योंकि वहां पे हम ग्रो नहीं कर सकते। इस तो हर्षित, आप का सोचना क्या है अभी? सो ये स्लाइड में हमने आपको एक तो रेगिस्तान दिखाया है और ये डीप डार्क जगह दिखाई है। तो जनरली हमें ऐसी चीजों में ये माइक्रोब ऑर्गेनिजम्स नहीं दिखेंगे जनरली, ठीक है। तो क्यों नहीं होंगे? तो आप अब बता सकते हैं कि एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए क्या क्या चाहिए। अभी हमने खाने की बात करी, पानी की बात करी, कैन अब मुझे बताएंगे कुछ और चीजें हैं जो हमने अभी प्लेट के बारे में बात नहीं की, लेकिन आप बताएंगे कि जीने के लिए और क्या चाहिए होगा। मैम डार्क से क्या रिलेशन है? वहां तो मिल सकते हैं, वो हम बात करेंगे थोड़ी देर में। टेम्परेचर, साक्षी करेक्ट, टेम्परेचर। पर टेम्परेचर में क्या, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? मीडियम टेम्परेचर।
ठीक है नवजोत, मीडियम टेम्परेचर मतलब बहुत ठंडा नहीं, बहुत जैसे हमें लगता है वैसे। टेम्परेचर, टेम्परेचर को छोड़ के और क्या लगेगा? खाना हो गया, पीना हो गया पानी, और टेम्परेचर हो गया। अब और कुछ? हवा, करेक्ट, मीडियम टेम्परेचर हवा। एनीथिंग एल्स? सो टेम्परेचर हो गया, हवा हो गई, सनलाइट। आपको क्या लगता है सबको सनलाइट लगेगी ही लगेगी? मतलब सनलाइट एकदम इसेंशियल है या नहीं है? वी डोंट टेक सनलाइट, डू वी साक्षी? हमको थोड़ा सनलाइट मतलब अच्छी लगती है, बट सनलाइट नहीं रहा तो हमारा जीना बंद नहीं हो जाएगा। क्लाइमेट एंड वेदर, तो आपको क्या लगता है टेम्परेचर और मॉइस्चर छोड़ के और हवा छोड़ के क्लाइमेट और वेदर में, मोहित आपको क्या लग रहा है कुछ और होगा? मॉइस्चर, हाँ पानी हमने पहले वाले एक्टिविटी में हो गया हमारा कि पानी चाहिए, खाना चाहिए। अब टेम्परेचर चाहिए जो एक्सट्रीम नहीं है, मीडियम टेम्परेचर चाहिए जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। हवा चाहिए। एक ही चीज है जो आप लोग मिस कर रहे हो अभी, अगर आंसर आता है तो ठीक, नहीं तो मैं आपको बताऊंगी, जो हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए, जिसके सिवा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता। हवा, पानी, खाना, नहीं नहीं कम मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए जरूर। मॉइस्चर वाटर तो बहुत मात्रा में चाहिए। ओके ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। Still, 1 more minute for you to think. Next slide. Okay. So, what do they need to grow? What they need to grow? उनको क्या चाहिए? वो हमें जो चाहिए उससे बहुत अलग तो नहीं है। एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन चाहिए, वाटर, न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स में जो आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करी थी ये था मिनरल्स। खाने में नॉर्मली हमारा खाने में बाकी सब आ जाता है, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और मिनरल्स, ये हमको बहुत कम मात्रा में लगते हैं, और मॉडरेट टेम्परेचर जो जनरली हमको चाहिए वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी चाहिए ग्रो करने के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी इस पे आ गए हैं तो इसी पे बात कर लेते हैं कि माइक्रोब्स क्या खाते हैं, कैसे बढ़ते हैं, उनको खाने में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप देखेंगे तो उनको हम, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनसे वैसे ही इनके भी दो कैटेगरीज बनते हैं। एक जो खुद का खाना खुद बनाते हैं और एक जो दूसरा बना हुआ खाना खाते हैं। ठीक है, सो मेक देयर ओन फूड। कैन यू टेल मी कि क्या प्रोसेस से जनरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद का खाना बनाते हैं? मेक देयर ओन फूड मतलब क्या करते हैं? थोड़े उनके पास किचन है कि जाके किचन में खाना बनाते हैं वो। हाउ कैन दे फोटोसिंथेसिस? वेरी गुड प्रथम एंड मोहित। सो माइक्रोब्स ऑल्सो मतलब उनमें भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। हाँ, कुछ में क्लोरोफिल होता है, कुछ में अलग तरह का पिगमेंट होता है। ठीक है, सो काफी सारे माइक्रोब्स हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। सो इनको आप देखेंगे कि इनको लाइट की जरूरत है, इसके सिवा वो नहीं कर पाएंगे। बाकी के जो सारे माइक्रोब्स हैं ये अपना खाना बाहर से लेते हैं, बना बनाया खाना लेते हैं। बना बनाया खाना कहाँ से लेते हैं ये हम थोड़ा डिटेल में बाद में जाएंगे, बट सम ऑफ देम, कुछ लोग क्या करते हैं डेड या डिकेइंग मटेरियल से अपना खाना पाते हैं। सॉइल में है, लीव्स पड़ी हुई हैं, खराब आपका जो पुराने वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स है, जो भी है, या प्राणी हैं जो मर गए हो, उनसे उनके ऊपर ये उगते हैं। और कुछ और हैं जो किसी और प्लांट या एनिमल के साथ रह के उनसे खाना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये दो तरह के होते हैं। पैरासिटिक भी होते हैं, मतलब दूसरे को हार्म करके अपना खाना लेते हैं, जैसे मॉस्किटो, जैसे मॉस्किटो इज अ पैरासाइट। वैसे माइक्रोब्स भी हैं जो जनरली, इनमें से जो पैरासिटिक है ये आपको डिसीज देते हैं, कुछ तो तकलीफ आपको होती है। नहीं तो सिम्बायोटिक है, मतलब अपने
आपको हार्म नहीं करते, आपको भी बेनिफिट देते हैं और आपसे खाना लेके खुद भी बेनिफिट पाते हैं। सो ये चार तरीके से आपको माइक्रोब्स मिलेंगे, ठीक है। और हम किस तरीके की उसमें वैरायटी है ये हम बाद में देखेंगे, बट अगर इस पे कुछ डाउट हो तो आप मुझे पहले पूछ लीजिए। माइक्रोब्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, नहीं तो खाना दूसरी बना बनाया खाना पाते हैं। एनी डाउट ऑन दिस? कैन यू शो द नेक्स्ट स्लाइड मैम? सो अगेन हमने इस पे रिव्यू किया है कि some microbes photosynthesize to make their own food, some are parasites, they live in or on other organism for their food, and there are some which can eat dead matter, decomposing it in the process. ठीक है, इस पे कोई क्वेश्चन डाउट? नहीं है? Okay, let's go ahead. So now we sort of know where they are, कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे नहीं रहते हैं, उनको बेसिक क्या चीजें चाहिए, ये सब हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि इनके कितने प्रकार हैं। तो इनके बेसिकली इसके 5 प्रकार है: बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, अल्गी, फंजाई और वायरसेस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखेंगे कि बैक्टीरिया क्या चीज है, क्या करते हैं। तो बैक्टीरिया ये सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है पृथ्वी पे, जो आप देखेंगे सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया। सबसे शायद पहले जो ऑर्गेनिजम्स आए इवोल्यूशन में वो भी बैक्टीरिया की तरह ही थे। तो बैक्टीरिया में अलग अलग आपको शेप्स मिलते हैं, कुछ गोल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, कुछ रॉड लाइक होते हैं, ब्रिक जैसा शेप होता है ओवरऑल उनका, और कुछ स्पाइरल भी होते हैं। ठीक है, तो मेन ये 3 शेप में आपको दिखते हैं बैक्टीरिया। अब ये करते क्या है, आपको क्या लगता है बैक्टीरिया क्या करते हैं? कुछ तो आपने बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा ना कि क्या करते हैं, कहाँ पे? दूध से दही बनाते हैं। वेरी गुड मोहित। और कुछ नहीं करते? डाइजेशन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन। ओके, वेरी गुड। सो लेट्स सी कि बैक्टीरिया क्या करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब पहले ये देख लेते हैं कि ये एक जगह बैठ सकते हैं या घूम फिर सकते हैं। सो ये वीडियो में आपको दिखेगा कि बैक्टीरिया, अब सिंपल माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया आपको ऐसे नजर आएंगे। ठीक है, अब इसमें आपको दोनों तरह के दिख रहे हैं, ये स्फेरिकल है और ये रॉड लाइक है। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं कि उसमें से कुछ है जो मूव कर रहे हैं, कुछ है जो नहीं मूव कर रहे हैं। बस बंद कर दूं? रोक दीजिए मैडम। अब ये आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि कैसे मूव करते होंगे? हाँ, एक्चुअली मैंने इसके लिए स्लाइड बनाया था, बट ये इस प्रेजेंटेशन में नहीं है। ये है। ओके, सो बैक्टीरिया जो मूव करते हैं वो 3 तरह के मूवमेंट, ये जो तीसरी है जिसमें वो खुद से कुछ नहीं कर रहे, पानी या हवा में जो करंट है उसके बदौलत वो मूव कर जाएंगे। लेकिन वो अपने आप से जब मूव करते हैं तो आप देखेंगे कुछ बैक्टीरिया पे, अब यहाँ पे डायग्राम में दोनों एक साथ दिखाए हैं, लेकिन जनरली एक बैक्टीरिया के पास दोनों ये चीजें नहीं होती। ये जो छोटी बालों जैसी चीज है इसको बोलते हैं सीलिया। तो अगर ये सीलिया है तो सीलिया मूव करके बैक्टीरिया मूव कर सकते हैं, नहीं तो कुछ कुछ बैक्टीरिया में एक या कुछ में ज्यादा होते हैं, जैसे विप लाइक आप देखेंगे फ्लैजेलम होता है, ये लंबी सी चीज।
तो उसके बदौलत भी ये घूम फिर सकते हैं। ठीक है, अब इनको हमने सिंपलेस्ट क्यों कहा, क्योंकि ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है। आपने सेल स्ट्रक्चर में मॉड्यूल में देखा होगा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोट बोलते हैं, जिनमें न्यूक्लियस और ये सब चीजें नहीं होती, सिंपल सेल है, इसमें सब कुछ जीनोम से लेके सब कुछ एक साइटोप्लाज्म में पड़ी है, अंदर कोई ऑर्गेनल नहीं है। तो बैक्टीरिया जो है वो इस तरह के ऑर्गेनिज्म है जिनमें कोई ऑर्गेनल नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यह है सिंपल ऑर्गेनिज्म, इसीलिए वो सिंपल इतने हैं कि वो अभी तक सक्सेसफुल है। अभी तक आप देखेंगे सबसे ज्यादा नंबर में आपको अभी भी बैक्टीरिया ही दिखेंगे दुनिया में। ये ऐसे लग रहा है जैसे ना डब्बे के अंदर नूडल भरे हुए हैं। हाँ सो व्हाट डू दे ईट। अब मैंने आपको 4 मेन तो दिखाए चीजें कि जिससे माइक्रोब्स क्या तरह का लाइफस्टाइल होता है उनका। तो इसमें हमने आपको दिखाया है कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, खुद का खाना खुद बनाते हैं, वो है सनलाइट और CO2 इनको जरूरी है, उसके वो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। इसमें आपको जो दिखाया है ये है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इनको पहले नाम था ब्लू ग्रीन अलगी, तो आप कुछ बुक्स में देखेंगे इनको ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं, तो शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। एक्चुअली उनको पहले अलगी बोला जाता था, लेकिन जब उनका सेल स्ट्रक्चर देखा तो समझ में आया इसमें न्यूक्लियस वगैरह नहीं है, तो ये एक्चुअली बैक्टीरिया है, इसलिए उनको नाम दिया है साइनोबैक्टीरिया। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये खुद का नाइट्रोजन भी ये खुद ही फिक्स करते हैं। तो ये दुनिया के सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको सिर्फ सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो ये सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स है। नेक्स्ट स्लाइड। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, अब देखो बैक्टीरिया जो है ये इतना सक्सेसफुल हुए हैं क्योंकि वो क्या है, उनपे बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस आपको मिलेंगे। तो क्योंकि हर टाइप की बैक्टीरिया ने अपना एक जगह चुन लिया है, वो वहां पे ही रहते हैं और वहां पे उन्होंने रहने के लिए उनके पास अलग अलग चीजें अपनाई है। जैसे ये है बैक्टीरिया ईटिंग सल्फर। अब जहां पे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता, वहां पे आप अगर खुद का फोटोसिंथेसिस करना चाहते हैं तो ये लोग क्या है, ये बैक्टीरिया है, ये अलग अलग सल्फर है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ये चीजों से अपना एनर्जी डिराइव करते हैं। तो ये ऐसी एरिया में रहते हैं जहां पे आपको सनलाइट भी नहीं मिलेगा, आपको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, टेम्परेचर शायद बहुत हाई रहेगा या बहुत ठंडा रहेगा। तो इस तरह के बैक्टीरिया हमें अभी अलग अलग जगहों पे मिले हैं, इसके बारे में हम हमारी अगली मॉड्यूल पे बात करेंगे। बट ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो अपना फोटोसिंथेसिस टाइप ऑफ रिएक्शन करते हैं, जैसे खुद का खाना खुद बनाते हैं लेकिन एनर्जी सन से नहीं पाते या ऑक्सीजन भी नहीं यूज करते। ठीक, सो नेक्स्ट स्लाइड में आपको ऐसी दूसरी बैक्टीरिया दिखाई है जो नहीं, ओके, नहीं, ये नहीं, ये शायद पुराना अपना प्रेजेंटेशन है। ओके, सो हमने देखा कि जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। नाउ हम ये देखेंगे कि जो बैक्टीरिया है जो दूसरे के साथ जीव में रखते हैं। तो सबसे कॉमन आप में कुछ लोगों ने बोला कि ये राइजोबियम है। राइजोबियम जो आपने मेथी अगर लाएंगे नेक्स्ट टाइम घर पे तो देखना कि मेथी के रूट्स पे आपको ऐसे ग्लोबुलर चीजें मिलेंगी, रूट नोड्यूल बोलते हैं इनको। तो ये जो राइजोबियम का बैक्टीरिया है ये इसमें बढ़ता है और वो प्लांट्स उसको खाना देते हैं और ये प्लांट्स को नाइट्रोजन देता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन ये ऐसी चीज है कि जो सारे जीवित लोगों को चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए, एनिमल्स को जो भी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन्स है और अपना DNA RNA ये इसमें नाइट्रोजन डलता है। नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है वो कोई भी दूसरा बैक्टीरिया छोड़ के कोई भी और ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेरिक या एयर वाले नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकता, ये सिर्फ बैक्टीरिया कर सकते हैं। सो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं, कुछ प्लांट्स के अंदर रह के करते हैं, कुछ सॉइल के अंदर रह के करते हैं, बट सिर्फ प्लांट्स ही हवा के नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अमोनिया या नाइट्रेट बनाते हैं, फिर उसके बाद ही वो प्लांट्स यूज करते हैं और प्लांट्स के बाद एनिमल्स में आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी नाइस एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे एकदम अलग है, इसमें भी बैक्टीरिया कुछ और एनिमल के साथ रह रहे हैं।
इसको बोलते हैं फ्लैशलाइट फिश। फ्लैशलाइट फिश, इसमें ऐसे आपको आंख की तरह दिख रहा है लेकिन वो आंख रियल आंख नहीं है। इसमें ये स्पॉट पे लाइट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया रहते हैं। तो इससे, तो ये जो फिश है ये काफी अंदर रहता है समुंदर के, तो इसीलिए ये इसके साथ उसको लाइट दिखता है तो उसको अपना शिकार वो कर सकता है और रह सकता है। तो इसीलिए बैक्टीरिया को खाना मिलता है और फिश को लाइट मिलता है, तो इनका म्यूचुअल बेनिफिट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। आप में से कुछ ने ये भी एग्जाम्पल बताया था कि बैक्टीरिया हमको डाइजेशन में मदद करते हैं, तो बैक्टीरिया हमको ही नहीं, सारे ग्रास ईटिंग ऑर्गेनिजम्स को मदद करते हैं। तो वो पेट में रह के आपको प्लांट फाइबर को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। कैन यू टेल मी एनी एग्जाम्पल ऑफ सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वुड खा के जिंदा रहता है? लकड़ी खाता। हाँ, लकड़ी खाकर जिंदा रहता है, लेकिन ये गाय भैंस बकरी की बात नहीं करी मैं। मोहित ने कहा दीमक। हाँ करेक्ट। तो दीमक, आपको क्या लगता है दीमक कैसे लकड़ी खाता है? दीमक लकड़ी को कैसे पचाता है, किसी को पता है? उसके अंदर कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। हाँ बताइए मोहित। सही आंसर है आपका, बताएंगे आप कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर आपको पता है? अनम्यूट करो बोल रहे हैं। अच्छा मैं कर, सॉरी। मनीषा जरा अनम्यूट कर देना। मनीषा या असीस जरा अनम्यूट कर देना। मैं हम स्क्रीन कर रहे हैं, मतलब वो कर नहीं रहे ना, उसलिए कहते हैं मैं कर रही हूँ। मैम हाँ ये जो दीमक होते हैं वो, मुझे ये तो नहीं पता कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है उनके पास, हाँ पर ये पता है कि वो अपने बाहर में जैसे लकड़ी खाएंगे तो मिट्टी की एक बहुत फाइन लेयर्स बना लेते हैं अपने अगल, बहुत छोटी छोटी लेयर बना लेते हैं और हाँ लकड़ी उसके अंदर होगी और धीरे धीरे उसको खाते रहते हैं। हाँ। तो करेक्ट, तो लकड़ी को वो बारीक टुकड़ों में खा के अंदर तो ले लेते हैं, लेकिन उनके अंदर एक्चुअली प्रोटोजोआ होते हैं, और कुछ कुछ प्रोटोजोआ के अंदर फिर अंदर एक बैक्टीरिया होती है। तो प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया ये दो ही चीजें हैं जो लकड़ी को ऐसे खा सकते हैं। ठीक है, सो उसमें भी मतलब दीमक में भी माइक्रोब्स ही हैं, लेकिन जनरली वो प्रोटोजोआ कैरी करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये सोचो ना हम घास खा के जिंदा रह सकते हैं ना लकड़ी खा के, क्योंकि हम उसे पचा ही नहीं सकते। हाँ, हम या हमारे जैसे बहुत सारे जीव। और हमारे में भी हमारे बॉडी में भी, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, और वो भी हमको काफी सारी चीजें डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, और हम उनको अच्छे से बना बनाया खाना मिल जाता है। तो अभी देखिए, जैसे आप देखेंगे कि आप अंटार्कटिका में जाएंगे या सहारा डेजर्ट में जाएंगे, या राजस्थान के डेजर्ट में जाएंगे या हिमालयास में जाएंगे, आपको हर जगह अलग अलग तरीके से एनिमल्स आ जाते हैं। वैसे ही आप देखेंगे कि आप जितने अलग अलग जगह पे जाएंगे वहां पे आपको बैक्टीरिया नजर आएंगे। अभी तक जहां पे भी हमने चेक किया है, जैसे बॉटम ऑफ द ओशन से लेके माउंटेन टॉप तक, हर जगह हवा हो ना हो, लाइट हो ना हो, ऑक्सीजन हो ना हो, खाना हो ना हो, आप देखेंगे कि उसमें अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया हमको मिले हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट दुनिया के हर हिस्से में आपको एक तरह का बैक्टीरिया मिल जाएगा, लेकिन आप ये समझ लेना कि आपको हर तरह का बैक्टीरिया हर जगह नहीं मिलता। जैसे ही आप देखेंगे ऊंट है जो डेजर्ट में ही रह सकता है, वो हिमालय में नहीं रह सकता, वैसे ही है हर जगह पे जहाँ पे बैक्टीरिया पाए गए हैं, वहां पे हर जगह पे पाने वाले बैक्टीरिया एक दूसरे से थोड़े
अलग है क्योंकि हर जगह का खान पान अलग है, ठीक है। तो ये आप जरूर बात करेंगे, देखेंगे। हमने आपको कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स नेक्स्ट कपल ऑफ स्लाइड्स में दिखाए हैं। लेट्स सी दैट। सो डेड सी एक जगह है जहां पे किसी को नहीं लगा था कि इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, लेकिन जब देखा, एक्चुअली चेक किया, तो समझ में आया कि डेड सी जो रेगुलर समुंदर से बहुत ज्यादा सॉल्टी है, उसमें सॉल्ट लिविंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इट इज नॉट, मतलब उसको जो नाम दिया था डेड सी कि इसमें कुछ उग नहीं सकता, लेकिन वो नाम सही नहीं है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट लिविंग बैक्टीरिया रहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है एक और एक्सट्रीम कंडीशन, आप समझ लें जो हमने पहले बात करी कि हाई टेम्परेचर पे नहीं उग सकते, बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनकी घड़न ऐसी है कि वो नियर बॉइलिंग टेम्परेचर पे रह सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारे थर्मल पूल्स हैं। दिस इज अ पूल फ्रॉम येलोस्टोन नेशनल पार्क, नियर बॉइलिंग टेम्परेचर, तो देखेंगे उसमें भी एक तरह के बैक्टीरिया पाए गए हैं। अब ये हमारे यहाँ का एग्जाम्पल है, लोनार लेक बोलते हैं इसको, महाराष्ट्र में है ये। तो ये एक्चुअली लेक है, ये क्रेटर से बना था, लेकिन लास्ट ईयर समर में क्या हो गया था कि लास्ट ईयर बारिश बहुत कम थी, तो पानी बहुत कम था इसमें, और पानी इतना इसमें कम हो गया था, तो इसमें सॉल्ट लेवल बहुत बढ़ गया था। तो एक दिन पाया गया कि सडनली काफी कुछ दिनों में एकदम पिंक कलर का हो गया। तो लोग बहुत डर गए, अलग अलग लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि क्या हुआ है। अगेन मतलब बैक टू द सेम स्टोरी, प्रकोप वकोप तो नहीं हुआ। तो फाइनली साइंटिस्ट ने एनालाइज किया और देखा कि एक्चुअली इसमें सॉल्ट लविंग ऑर्गेन बैक्टीरिया जो है ये बहुत सारे पायत में बढ़ चुके हैं, इसीलिए इसका कलर पिंक हो गया है। तो आप देखेंगे कि इस साल अगर आप देखेंगे तो क्या, लास्ट ईयर के बाद काफी सारी बारिश हुई है। कैन एनीवन टेल मी अब इस साल ये लेक कैसे दिखता है? ओके, नाउ इस साल आप देखेंगे तो ये लेक एकदम ठीक हो गया है, मतलब नॉर्मल हो गया है, ठीक है। तो क्योंकि अब इसमें इसमें का जो पानी है इसमें उतना सॉल्ट नहीं है, तो वो जो ऑर्गेनिजम्स थे वो अब बढ़ नहीं पा रहे। एनी क्वेश्चन हियर? नॉट पिंक, यस। तो ये पिंक कलर था, एक्चुअली एक हेलोबैक्टीरियम करके एक बैक्टीरिया है जो अपना एक पिंक पिगमेंट बनाती है, फोटोसिंथेटिक है, इसीलिए वो कलर पिंक हो गया था। ओके, नाउ वी शिफ्ट गियर्स। अब हम बात करेंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म की जिसका नाम है अलगी। अलगी काई बिन बोलते हैं इसमें। अब ये है माइक्रो प्लांट, है ना, प्लांट जैसे हैं, और जनरली जहां पे पानी है वहीं पे पाए जाते हैं। यस प्रथम, बट वी विल टॉक अबाउट इट, हम जब फंगी पे आएंगे तब बात करेंगे, ठीक। सो अलगी जो है ये माइक्रो प्लांट्स के जैसे है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी प्लेनेट के लिए, क्योंकि आधा जो ऑक्सीजन हमारा हवा में बनता है ये इनके कारण बनता है। सो ये अगर अलगी नहीं रहेगी तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो आपने अलगी कहाँ देखा है? आसपास आपने सराउंडिंग में आपने अलगी कहीं देखी है क्या? और देखी है तो कहाँ देखी है? अवर होम, बट डैम, ओके। सिंपल देव, होम में कहाँ देखी है? जहां पानी ज्यादा हो, पॉन्ड, मोर ह्यूमिड, टेरेस, नली में, ओके। पंप, वेरी गुड, नियर हैंड पंप। ये डैम एरिया में रहते हैं ना एक्चुअली, ये नानकमत्ता इज अ बिग डैम। मैम हमारे खाली जिस खेत के पानी लगते हैं, हाँ।
मैम नेक्स्ट, यस, फार्मलैंड, वेरी गुड। तो आपने वॉल पे ऐसे देखा होगा, है ना, नलियों में, तो जहां पे भी, तो इनको पानी में से क्या लगता है, आपको क्या लगता है? ये स्लिपरी लॉक्स भी आपने देखे होंगे, ये भी काई में कवर्ड रहते हैं। लेकिन आप देखेंगे जो पानी साफ है उसमें आपको अलगी नहीं दिखते, है ना। कुछ कुछ पानी में ही आपको अलगी ज्यादा दिखती है आजकल, क्योंकि उन अभी क्या है, पोल्यूशन के कारण आपके फर्टिलाइजर्स पानी में जब चले जाते हैं ना, तो पानी का न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ जाता है, तो अलगी बहुत सारे उग जाते हैं, इसीलिए ऐसे ग्रीन ग्रीन मासेस आपको दिखते हैं। ठीक है, साफ पानी में आपको, साफ नदी के पानी में आपको इतनी अलगी नजर आएगी, लेकिन इतनी नदी नजर आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्लीज। अब ये, अभी अलगी को भी हम खा सकते हैं, सम अलगी जो है एक खाने के जैसे सप्लीमेंट की तरह, ये स्पिरुलिना है, कपल ऑफ अदर भी अलगी का पाउडर मिलते हैं, जैसे वे प्रोटीन खाते हैं ना लोग मसल बिल्डिंग के लिए, वैसे ही ये अलगी भी जापान में कुछ ज्यादा खाई जाती है ये। सो अब अलगी आपके आसपास ऐसे दिखेगी, लेकिन हम आज माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, तो हम ये भी देखना चाहेंगे कि माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे दिखती है। तो देख, आप ये लेट्स, बता रहे थे कि स्पिरुलिना आजकल हेल्थ फूड की तरह बहुत हाँ हेल्थ फूड, क्योंकि हाई प्रोटीन फूड है ये। हाँ, तो इसको बहुत पॉपुलराइज किया जा रहा है कि हेल्थ बॉडी बिल्डिंग हाँ, करनी क्योंकि है तो इसमें कोई फैट नहीं है ज्यादा, वेरी वेरी हाई प्रोटीन, क्लीन। तो जैसे वो वे प्रोटीन के बॉटल्स आपने देखे होंगे, अगर आपके फैमिली में कोई मसल बिल्डिंग करता है, जिम जाता है ज्यादा, तो वैसे ही ये आता है। तो माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो ये ऐसे दिखेंगी, आपको अलग अलग शेप्स मिलेंगे, इसमें भी आपको अलग अलग शेप्स मिलेंगे। ये सिंपल अलगी है, आप देखेंगे ग्रीन कलर है इसमें, क्योंकि ये माइक्रो प्लांट्स है। इसमें क्लोरोप्लास्ट आपको दिखेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, क्लोरोफिल पिगमेंट मिलेंगे। सो जनरली स्पीकिंग ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं। प्रथम का क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे, फ्रॉम विच थिंग अलगी इज कंसिस्टेड? अलगी इज माइक्रोब विच इज अ प्लांट लाइक थिंग। ठीक है, तो जनरली आपका सेल होता है उसमें, इसमें क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, इसलिए अलगी आपको ग्रीन दिखती है। ये स्पाइरोगारा है, ये आपको जैसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट दिखाया था, वैसे अगर आप देखेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से मिल जाता है अलगी। इसमें एक रिबन शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट रहता है, तो आपको अलग अलग अलगी मिलेंगे। अलगी आर रिच इन प्रोटीन, यस, एनी सेल इज रिच इन प्रोटीन, ठीक है ना, एक्सेप्ट एनिमल के आप फैट सेल्स छोड़ेंगे ना, तो कोई भी सेल जनरली प्रोटीन, फैट डिपॉजिट बहुत कम होता है सेल में। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग अलगी है, इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। इनको बोला जाता है डायटम्स, क्योंकि ऐसे दो स्ट्रक्चर फ्यूज करके इनका जनरली स्ट्रक्चर होता है। ये बहुत प्रिटी दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। इनको ज्वेल्स ऑफ द सी भी बोला जाता है। इनका जो सेल वॉल है आप देखेंगे, इसके शेप्स भी बहुत ही अलग है, तो इनका सिलिका का सेल वॉल होता है, तो इसीलिए ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं। और ये आपके मेन प्रोड्यूसर्स है, लाइक दिस मेजर ऑक्सीजन प्रोड्यूसर, मेजर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स इन एनी ओशन। कोई भी समुद्र के सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाने वाली ये जीव है। ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं तो हमको डायटोमेशियस अर्थ मिलती है, जिसको हम वाटर फिल्टर्स या बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेजर अलगी का प्रकार है ये डायटम्स। सिलिकॉन से इनकी सेल वॉल बनी, इसलिए इनको ग्लास हाँ, वॉल्स इसकी ग्लास। बोला जाता है। फिर हम फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स अब हम जाएंगे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स के ऊपर। ओके, सो लेट, अगर पहले वीडियो देख लेते हैं फिर बात करते हैं। अभी आप देखेंगे कि प्रोटोजुआ के लिए भी आपको पॉन्ड वाटर ये बहुत रिच सोर्स है सारे टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ये देखिए आपका पैरामीशियम आ गया यहाँ पर। और आप देख रहे हैं कि अंदर उसके सब ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं आपको। ये यूकेरियोटिक ही सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, सब चीजें हैं।
और ये अलग है, देखिए। इसको टीयर ऑफ स्वान बोलते हैं, ये जो उसके पहले दिखा है ना, बहुत सुंदर है वो। इसकी बात इससे पहले ना, इससे पहले उस ये ये टीयर ऑफ स्वान बोलते हैं इसका। बहुत इसके हंटिंग बहुत ही सुंदर रहती है इसकी, बहुत अच्छी तरीके से हंट करता है वो। मेरे पास है, अगले बार दिखाएंगे वो वीडियो, बहुत ही सुंदर है ये। तो ऐसे मतलब आप देख रहे हैं कि इसमें इतने सारे अलग अलग शेप, अलग अलग तरीके का इनका मोटिलिटी है। सम ऑफ देम आर ऑलमोस्ट नियरली ट्रांसपेरेंट। अब ये इस वीडियो में दिख रहा है कि नहीं आपको नहीं पता, लेकिन ये क्या करते हैं, अलगी भी खाते हैं। आप देखिए इसमें आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, क्योंकि कुछ कुछ जो इसमें है ये खुद अलगी खा लेते हैं और उनके क्लोरोप्लास्ट अंदर ही रखते हैं। कुछ कुछ जो ऐसे हैं जो खुद का अलगी ले लेते हैं अपने अंदर, और अलगी अपने अंदर जिंदा रखते हैं, उनको मारते नहीं है। तो जब चाहिए तब फोटोसिंथेसिस से भी एनर्जी ले लेते हैं, जब चाहिए तो हंटिंग भी कर लेते हैं। तो प्रोटोजोआ एकदम इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ये। बहुत ही सुंदर वीडियो है। ये अपने मुंह पे वो इसके वो गोल गोल घूमने वाला होता है ना, हाँ, रोटिफर। हाँ। सो प्रोटोजुआ, प्रोटो मतलब लाइक, जुआ इज लाइक एनिमल। सो दीज आर प्रो मतलब प्रिमिटिव या एकदम सिंपलेस्ट एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स। आप सबने अमीबा देखा होगा, और ये अलग अलग तरह के आपको मिलेंगे प्रोटोजोआ। इसमें आप देखेंगे इसमें काफी सारे फ्लैजेला है। सो ये अब यूकैरियोट जैसे, मतलब इनमें न्यूक्लियस मिलेगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, वो सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको जो हमने एक रेगुलर प्लांट या एनिमल सेल में देखे हैं। तो ये टाइनी एनिमल्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ऑब्वियसली एनिमल्स हैं तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, लेकिन ये अपना जो फूड है दूसरों से पाते हैं। तो ये कैसे पाते हैं, तो ये जनरली हंटिंग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो यू कैन सी दैट दे आर सिंगल सेल, यूनिसेलुलर रहते हैं, जनरली हंटर्स की तरह काम करते हैं। वो क्या खा सकते हैं, बैक्टीरिया खा सकते हैं, अलगी खा सकते हैं। एक बड़ा प्रोटोजुआ होगा तो छोटा भी प्रोटोजुआ खा लेता है। जैसे अमीबा जो है वो पैरामीशियम को खा लेता है। अब हर ग्रुप में आपको मिलेंगे, माइक्रोब्स के हर ग्रुप में आपको पैरासाइट्स मिलेंगे। तो इसमें भी पैरासाइट्स है। सबसे फेमस और इनफेमस है इसमें से जो मलेरिया कॉज करता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। दूसरा है एंटामीबा जो जनरली डायरिया कॉज करता है। तो देर आर थोड़े हैं जो बुरे हैं या पैरासाइट्स हैं, बाकी जनरली पॉन्ड में रहते हैं और हंटिंग करते हैं। ठीक है, तो इनके कारण आपका अलगी और बैक्टीरिया का जो पॉपुलेशन ये चेक में रहता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब इसमें आप देखेंगे कि वो हंट कैसे करता है। बहुत ये जो है ये अमीबा है। अब ये बेसिकली प्रोटोजोआ जो है इनके 3 तरीके हैं मूवमेंट के। तो अमीबा जो है सूडोपोडिया मतलब फॉल्स लेग। तो आप पहले ये देख लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ ये क्या कर रहा है। तो ये इसने अपने 2 हाथ जैसे ऐसे अपना मेम्ब्रेन बढ़ाया और इसको अभी ट्रैप कर लिया। ये बेचारे को रियलाइज हुआ है कि ये अब कहीं जा नहीं पा रहा है, कोशिश जारी है इसकी कि ये कहीं, बट ये देखिए आप इसको पूरे तरीके से जकड़ लिया। ये दोनों जो आर्म्स जैसे आए अमीबा के, ये अभी एक दूसरे में मिल जाएंगे और यहाँ से जो है ये लाइसोसोम का पूरा मशीनरी अब आ गया है और ये ऑर्गेनिज्म को उसने डाइजेस्ट कर लिया है। सो दिस इज there are hundreds of different variations, but this is how generally protozoa hunt.
तो आपने देखा होगा कि जैसे बैक्टीरिया के पास अलग अलग तरीके हैं मूव करने के, वैसे प्रोटोजोआ के पास भी है। तो एक है फ्लैजेला, जैसे विप लाइक, जैसे चाबुक के जैसे होता है। सिलिया, जैसे पैरामीशियम में हमें देखो छोटे छोटे बाल जैसे रहता है। और फिर है सूडोपोडिया, जो अमीबा में रहता है। जैसे अगर आपको सैक में बांध लिया तो आप ऐसे हाथ पैर ऐसे हिला के कैसे मूव करेंगे, वैसा है। तो यहाँ पे एक बहुत फनी वीडियो है, ट्राई टू ऑब्जर्व दिस फेलो, ही इज शोइंग यू हाउ वन कैन मूव विथ फ्लैजेला, सिलिया एंड सूडोपोडिया। You want to know how microorganisms move? आपको साउंड चाहिए क्या? नहीं बना तो चलेगा, एक्शन ही है अभी। So this is flagella. You can see this is one whip-like structure. It is moving like that. अब ये अमीबा के जैसे मूवमेंट आ गया। और ये है सीलिया, तो ये ऐसे पैरेलली मूव करते हैं दोनों, ठीक है। So this is how different ways how protozoa move. तो मुझे बहुत क्यूट लगा ये वीडियो, सच में बढ़िया है। और इसमें से आपको ये भी समझ में आएगा कि साइंटिस्ट आर नॉट सीरियस ऑल द टाइम, दे आल्सो हैव लॉट ऑफ फन डूइंग देयर एक्सपेरिमेंट्स एंड आल्सो शोइंग देयर एक्सपेरिमेंट्स। ओके, सो Hey. So with that we'll move to the next one, which is fungi. कोई क्वेश्चंस होगा तो ले लेते हैं। हाँ, कोई क्वेश्चंस होगा तो ले लेते हैं। हाँ, you have any questions on algae and protozoa, please ask now. हमने बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ 3 टाइप्स के बारे में बात कर लिया। तो अभी आप देखेंगे कुछ बुक्स में अल्गी और प्रोटोजोआ को मिलाकर प्रोटिस्ट नाम के अंदर भी डिस्कस किया जाता है, तो आपको वो भी टर्म कहीं कहीं मिलेगा। सो एनी क्वेश्चंस यू हैव अबाउट दीज 3? अल्गी के बारे में जो भी डाउट है, बैक्टीरिया के बारे में जो डाउट है, प्रोटोजोआ के बारे में डाउट है। और कोई ब्रेक तो नहीं चाहिए? अगर ब्रेक चाहिए हो 10 मिनट का, क्योंकि 2 बज रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया आपके लिए। What happens when our body anyhow? So जनरली as you see, प्रोटोजोआ तो जनरली पॉन्ड वाटर में रहते हैं, जैसे गंदे पानी में थोड़ा, तो फिल्टर्ड पानी में नहीं रहेंगे। अगर आपके बॉडी में आ भी गए तो मतलब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रही हूँ कि अगर आपने पानी पी लिया तो भी उसमें अगर एंटामीबा या गियार्डिया करके जो है, जो आपके इंटेस्टाइन में थोड़ी दिन रह सकते हैं, वही आएंगे तो आपको इन्फेक्शन होगा, आपको डायरिया होगा, आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। कोई और प्रोटोजोआ अगर पानी के इससे आपके अंदर भी आया तो आपको ज्यादा कुछ नहीं होगा, वो बाहर चला जाएगा, वो मतलब वो आपके बॉडी में बढ़ नहीं पाएगा। लेकिन कुछ कुछ जो है, जो ह्यूमन पैरासाइट्स हैं, वो आपको डैमेज कर सकते हैं। जैसे मलेरिया कॉजिंग एजेंट तो डायरेक्टली हमारे खून में आ जाता है जब मॉस्किटो हमको चुभता है। तो जो डिसीज कॉजिंग प्रोटोजोआ है वही हमारे बॉडी में आएंगे तो हमको परेशानी होगी, नहीं तो हमको कोई परेशानी नहीं होगी। Does that clear, प्रथम? अमीबियासिस बोलते हैं बहुत बार, स्पेशली जो फॉरेन से लोग आते हैं ना, उनको बहुत बार होता है ये। इसीलिए फिल्टर्ड पानी या क्लीन वाटर पीना चाहिए। आपने देखा किस पानी से हम, उन्होंने वो प्रोटोजोआ वाले वीडियो में या अलगी की वीडियो में देखा ना आपने, जो ऐसे थोड़ा गंदा सा पॉन्ड वाटर था, ऐसा वाटर नहीं पीना चाहिए, ठीक है। अगर हमने फिल्टर वाटर रखे तो फिल्टर डिपेंड्स ऑन विच फिल्टर वाटर, लेकिन आरओ फिल्टर वगैरह जो आपने पानी लिया होगा उसमें अलगी बढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि अलगी को मिनरल्स लगते हैं, है ना। तो जिसमें थोड़ा भी नाइट्रोजन और मिनरल्स है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, उसी में अलगी बढ़ पाएगी। तो इसीलिए प्योर वाटर पे अलगी नहीं बढ़ पाती। तो अपने मशीन वाला प्योर फिल्टर वाटर अगर रखा है और उसमें किसी तरह का फूड या मिनरल्स नहीं गए तो उसमें अलगी नहीं बढ़ेगी। नवजोत,
सो हेलो एवरीवन, अभी तक हमने देखा कि बैक्टीरिया किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटोजोआ किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं और अल्गी किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। अब हम जाएंगे हमारे लास्ट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ, जिनको हम फंगी या फंजाई बुलाते हैं। तो आपने इनको जरूर आपके आसपास तो देखा होगा, तो आप बताएंगे मुझे कि आपने इनको आपके आसपास में कहाँ कहाँ देखा है। बस मैं ये क्लियर कर रही हूँ कि फंगस इसका सिंगुलर होता है और फंजी हाँ, फंजाई या फंगी वो प्लूरल होता है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फफूंद। फफूंद। अच्छा, हाँ। इन ब्रेड, यस यशु एंड सुजल। खराब खाने में मशरूम, यस हर्षित। राहुल जोशी बोल रहे हैं ब्रेड में देखा है। स्नेहा राणा चपाती, मशरूम पिकल, इन स्पॉइल्ड पिकल, यस करेक्ट। सब्जी पिकल। स्नेहा आप बोल रहे हैं कि फंजाई सब्जी है या सब्जी में फंगस को देखा है? मोल्ड, हाँ कहाँ पे देखा मोहित मोल्ड आपने? मशरूम है सब्जी, ओके। और कहीं नहीं देखा आपने? तो मशरूम सब्जी में देखा है जब स्पॉइल हो जाती है सब्जी। अरे मैंने तो मशरूम, अब मैंने सब्जी में फंगस को नहीं देखा। दिस इज न्यू फॉर मी स्नेहा। ब्रेड, खराब ब्रेड में बोल रहे हैं आप या ब्रेड बोल रहे हैं? सुभजीत, खराब ब्रेड में आप देखेंगे कि आप जो ब्रेड चाव से खाते हैं उसमें भी फंगस होती है, अच्छे वाले ब्रेड में। नो फंगस नो ब्रेड। राइस 2 day लेफ्ट, ओके सचिन, गुड आंसर। रोटी, खराब रोटी अच्छी रोटी मनीष। खराब रोटी, ओके। दो या 3 दिन की, ओके। वेरी गुड आंसर्स एवरीवन। सो लेट्स गो एंड फंजाई के बारे में हम थोड़ा ज्यादा जानते हैं। अगर सीलन लग जाए तो कपड़ों को उसमें भी फंगस लग जाती है, करेक्ट, वेरी गुड हर्षित। जब भी कोई भी चीज खराब, हर खराब चीज में फंगस नहीं होती लेकिन बहुत सारों में होती है। तो आप जानेंगे आज कि क्यों ऐसा है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, हम भी आपको थोड़े इमेजेस दिखाते हैं कि फंगस आपको कहाँ कहाँ दिखी होगी। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फंगस का काम ही है वो चीज को खाना जो किसी के काम की नहीं रही, है ना? कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? अच्छा, आई कैन नॉट डू दैट। मनीषा, मैम मैम कहीं चली गई क्या?
आगे का स्लाइड। अच्छा हाँ, 1 मिनट मैम, म्यूट पर नहीं है, बट मैम म्यूट पर तो नहीं है। नहीं, क्योंकि मैम का वीडियो भी बंद है। हाँ, वीडियो तो बंद है मैम का। मैं कॉल करके पूछूं क्या? हाँ, नहीं तो मैं शेयर करूँ क्या? बट मैम को स्टॉप करना पड़ेगा ना। हाँ, मैं मैम को कॉल कर लेती हूँ। तब तक आप लोग बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग मशरूम खाते हैं, कितनों को मशरूम नॉनवेज लगता है या खराब लगता है। हाँ, टेस्ट अच्छा नहीं लगता, ओके। तो आपको क्या लगता है मशरूम? मैम का फोन पिक नहीं, मैम फोन पिक नहीं कर रही है। अच्छा, मशरूम तो वेज है, लेकिन कोई भी ऐसे हैं, मैंने मतलब मैं काफी सारे लोगों को जानती हूँ जिनको मशरूम नॉनवेज लगते हैं, क्योंकि हरे भरे नहीं होते ना, नॉनवेज की तरह लगता है। हाँ, टेस्ट उसका थोड़ा अलग है। तो मशरूम छोड़ के कोई फंगस खाई है क्या आपने? मतलब मैं ऐसे, ब्रेड तो सबने खाया है ना? ब्रेड तो सबने खाया है, नान सबने खाया है। तो वो बनता किससे है? फंगस से ही तो बनता है ना? हम जिसको यीस्ट बोलते हैं, यीस्ट भी तो फंजाई ही है। ठीक है, सो लेट्स सी द इमेजेस नाउ, फिर मैम ने बात चेंज करेंगे। कर। सो ये है, आपने फॉरेस्ट में या कहीं पुराने झाड़ पे ऐसे मशरूम उगते हुए देखे होंगे। गीली वेदर में पुराने शूज पे फंगस देखी होगी, वॉल्स पे फंगस देखी होगी। फिर अगर आपके फ्रूट्स छूट जाए, ऑरेंज वगैरह, तो उस पे भी आपने ये ग्रीन कलर का, सफेद कलर, अनियन पे भी रहता है ना, प्याज पे जो काले कलर का पाउडर दिखता है वो भी फंगस है। और फिर आप खरीद भी सकते हैं, है ना? हम जाके बाजार में मशरूम या ड्राई यीस्ट को खरीद भी सकते हैं बेकिंग में यूज करने के लिए। तो हर जगह आप जाएंगे तो आपको फंगस दिखेगी। लेट्स गो अहेड। तो फंगस ये एकदम स्पेशल है, ये ना प्लांट्स हैं ना एनिमल्स हैं, और ये जनरली डेड डीकेइंग जो भी चीज पड़ी हुई है, किसी के काम नहीं आने वाली, या कोई जिसको कुछ कर नहीं रहा, कोई भी चीज एक फंगस खा सकती है। ठीक है, तो जनरली डेड और डिकेइंग मटेरियल करते हैं, ऑब्वियसली ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। और इनमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 टाइप में डिवाइड हो सकते हैं, एक को बोलेंगे मशरूम, एक को बोलेंगे यीस्ट, और एक को बोलेंगे मोल्ड। ठीक है, सो अब इनका मेन काम आपने देखा कि ये किसी भी चीज पे उगती है, तो किसी भी चीज पे उग के उनको डिकम्पोज करना, सो दैट जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिसाइकल हो सके, ये इनका काम है। तो फंगस का काम है डिकम्पोजिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इनको क्या लगता है, जनरली इनको आप देखेंगे कि ये डैम्प या मॉइस्ट प्लेसेस पे ही ज्यादा उगती हैं, बट इसमें से कुछ ऐसी हैं जिनको बहुत कम पानी चलता है। ये मेन, मैंने जैसे आपको बोला, ये मेन डिकम्पोजर्स है, ये मेन रिसाइकलिंग। जैसे हमने देखा था कि लाइसोसोम है जो सेल के अंदर रिसाइकलिंग करता है, वैसे अगर आप किसी भी इकोसिस्टम एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो फंजाई हैं जो सब कुछ, जो भी डेड डिकम्पोजिंग प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब हो, जो भी हो, उसको डिकम्पोज करना, खत्म करना पूरी तरीके से, ये फंजाई का काम है। और इसमें से ऑब्वियसली अब हर ग्रुप में आपको देखेंगे, हर ग्रुप में आपको 1-2 बुरे इंसान मिलेंगे, वैसे ही फंजाई में भी पैरासाइट्स हैं, फंजाई में भी पैथोजेंस हैं। लेकिन हमारे काफी सारे एंटीबायोटिक्स जिससे हम इन्फेक्शंस को ठीक कर सकते हैं, वो भी हमें
फंजाई ही देती है ना। तो फंजाई का बहुत बड़ा रोल है एनवायरनमेंट में और कमर्शियली भी। सो लेट्स गो एंड सी द डिफरेंट टाइप्स। पैथोजन का मतलब बीमारी करने वाले। हाँ, पैथोजन मतलब डिसीज कॉजिंग। तो ये पहले तो देखेंगे यीस्ट, जो हम सालों से देखते आ रहे हैं, हमारे लिए ब्रेड बनता है तो यीस्ट से बनता है। इवन आप नान, इवन टू सम एक्सटेंट अगर आप इडली वगैरह में भी देखेंगे तो उसमें भी यीस्ट से वो आपको जो स्पॉन्जीनेस आता है वो यीस्ट से आता है। तो ये जो है ये सिंगल सेल है और एक से दो इनका डिवीजन प्रोसीजर बहुत सिंपल है। माइक्रोस्कोप के अंदर आपको ये ऐसे दिखेंगी। तो सिंगल सेल है ये, थोड़े बैक्टीरिया की तरह। और नेक्स्ट आप देखेंगे यीस्ट को शुगर बहुत अच्छी लगती है। तो जिसमें भी आपको काफी सारा शुगर या स्टार्च आपको जहां पे भी मिलेगा और उसके साथ थोड़ा पानी मिलेगा, वहां पे आपको यीस्ट जरूर मिलेगी। ग्रेप्स हैं, एनी फ्रूट आप ले लो। तो इसीलिए आप देखेंगे अगर आप कुछ भी फ्रूट्स को थोड़ा ज्यादा देर अगर आप रख दें, खराब होने लगे, तो उसमें आपको यीस्ट वाली टेस्ट आएगी, अल्कोहल का स्मेल आएगा। तो इनका काम ये है कि शुगर लो, और सिंस ये अंदर घुस के काम करती है तो ऑक्सीजन इनको कम लगता है, तो बिना ऑक्सीजन के ये शुगर को कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में कन्वर्ट करती है। तो बियर, वाइन, ये सब अल्कोहल इंडस्ट्री में भी यीस्ट यूज होता है। ब्रेड में जो आप देखते हैं, ब्रेड में भी यीस्ट यूज होता है। सो ये यीस्ट है। अब देखते हैं मोल्ड क्या है और मशरूम क्या है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्वेश्चन आया है कि चीनी में क्यों नहीं होती? चीनी में क्यों नहीं होती? क्योंकि चीनी में सिर्फ प्योर शुगर है और पानी बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, इनको भी भैया नाइट्रोजन और मिनरल्स चाहिए इनको। हाँ, तो प्योर शुगर से काम नहीं चलेगा। आप अगर जैगरी गुड़, गुड़ जैसा है आपने, गुड़ आप थोड़े दिन बाहर छोड़ दो ब्रेड जैसे, थोड़ा मॉइस्ट कंडीशन में, आपको गुड़ पे मिलेगा फंगस, लेकिन शुगर पे नहीं मिलेगा। ठीक है, बिकॉज गुड़ में बाकी सारी चीजें, मिनरल्स हैं, नाइट्रोजन है, सब कुछ है। इट लेस प्योर है गुड़। सो ये आपको दिखाया है ब्रेड वाला जो आटा गूंद के जो बनता है। ये यहाँ पे जब जैसे गूंदा वैसे यहाँ पे 1 घंटे बाद आप देखेंगे उसका साइज बढ़ गया है। तो इसमें साइज क्यों बढ़ा? यहाँ पे क्या प्रोसेस क्या हो रही है, कोई बताना चाहेगा? हर्षित कुछ अपने स्क्रीन पे भी दिखा रहा है। हर्षित दिखाना है। हर्षित के स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, मैं उसको स्पॉटलाइट कर देती हूँ। अच्छा, हर्षित ये क्या दिखा रहे हो? हम आपको अनम्यूट कर देते हैं। बताएंगे हर्षित क्या दिखा रहे हो? मैम ये चीनी में सिला आखिर, लेकिन इसमें कोई फंगस फंगस नहीं है। मतलब ये पानी भी इसमें काफी है और इसमें मतलब चीनी दवाई। क्योंकि चीनी प्योर है ना, प्योर सुक्रोज है वो। तो उसमें उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे? अगर आपने गुड़ का टुकड़ा ऐसे रख दिया ना तो आपको फंगस मिलेगी, या फ्रूट में आपको मिलती है क्योंकि उसमें बाकी चीजें भी है। बात समझ आई हर्षित? हमने जो हमारी पहली लिस्ट देखी उसमें हमने बात करी ना कि हमको खाना चाहिए, लेकिन खाने में क्या चाहिए? हमको कार्बन की भी चीज चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए हमें प्रोटीन वगैरह बनाने के लिए। तो वो आपको चीनी में नहीं मिलेगा, इसीलिए वो प्योर चीनी में नहीं होगी। ये अलगी थोड़ी है, अलगी अलगी शुगर पे नहीं उगेगी। समझ आया हर्षित? ओके। सो कोई ये बताना चाहेगा कि ये जो मैंने आटा गूंदा था ब्रेड के लिए यीस्ट डालकर, वो 1-2 घंटे में ऐसे उठ के इतना बढ़ जाता है साइज में, तो इसमें क्या हो रहा है? नान भी आप बनाते होंगे तो नान में भी ऐसी होता है। भटूरे में। हाँ, भटूरे में ज्यादा नहीं, ज्यादा कहाँ, यीस्ट एक्टिवेट हो गया है। हाँ, CO2 बाहर निकल रही है। हाँ, करेक्ट।
शुगर ले रहा है वो अपना एनर्जी सोर्स के लिए, और उसको अंदर है ना वो आटे के अंदर, तो वो फुल पूरा रेस्पिरेशन नहीं कर पाता, वो फर्मेंटेशन करता है। ये आधा अधूरा जब रेस्पिरेशन का आपके रिएक्शन चलते हैं तब तो उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं, है ना। बहुत कम ऑक्सीजन है इसीलिए पूरा रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा वो, तो इसीलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, उसके साथ थोड़ा अल्कोहल या एसिड्स बनाता है और यीस्ट ग्रो कर रहा है। करेक्ट। सो इसको प्रूफिंग भी बोलते हैं। तो जो भी आटे में आप स्पंजी बनाने के लिए यीस्ट डालते हैं तो यीस्ट बढ़ता है और उसके साथ वो CO2 बनाता है। करेक्ट, वेरी गुड एवरीवन। सो दिस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। अब आप आ गए मोल्ड्स पे। मोल्ड्स भी आपने देखा होगा, खराब, ये खराब ब्रेड स्लाइस है, यहाँ पे आपको मोल्ड दिखेगी। आपके अगर वॉल पे सीलन लग गई है तब भी आपको ये ऐसा काले काले धब्बे जैसे ग्रोथ मिलेगी। तो ये सब जो है ये है मोल्ड। मोल्ड मतलब ये ऐसे बारीक थ्रेड जैसे फिलामेंट्स होते हैं। जैसे यीस्ट के गोल गोल आपने सेल देखे ना, वैसे नहीं होते, ये लंबे बालों जैसे फिलामेंट्स होते हैं। तो ये अगर इसको हम माइक्रो बोलते हैं तो ये हमको क्यों दिखता है? ये इसलिए हमको दिखता है क्योंकि इतना भर भर के ये ग्रो हुआ है, तो हमको ये नेकेड आई से दिखता है, लेकिन एक सेल जो उसकी है, एक जो फिलामेंट है, वो हमको नहीं दिखेगा। अब इस थ्रेड को नाम दिया है, फिलामेंट को नाम दिया है माइसेलियम। ठीक है। और एक्चुअली मैम हम आगे के 2 स्लाइड देख के फिर इस स्लाइड पे आते हैं। ठीक है। सो तीसरा कैटेगरी है मशरूम। सो मशरूम इज समथिंग दैट आप कुछ लोगों ने खाया है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, बट बेसिकली जब आप मशरूम देखते हैं तो मशरूम को, अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे मशरूम तो हम बाजार से खरीदते हैं, आंखों से दिखता भी है, तो ये माइक्रोस्कोपिक कहाँ हुआ? तो इसका जो मेन ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो तो सरफेस के नीचे है। आप जो मशरूम लाते हो बाजार में, ये ऊपर वाली चीज है ना। तो ये उसकी फ्रूटिंग बॉडी है। जैसे आम के झाड़ पे आम लगते हैं, वैसे ये फंगस के ये फ्रूटिंग बॉडी है, इससे इसके स्पोर्स निकलते हैं तो और मशरूम बनती है। ठीक है। तो इसका जो मेन ऑर्गेनिज्म है, फिलामेंट्स है, ये सब नीचे है, आपको नहीं दिखते हैं। आपको जो दिखता है, जो हम खाते हैं, वो ये फ्रूटिंग बॉडी है। तो बहुत सारे मशरूम ऐसे हैं जिनको हम खा सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हम नहीं खा सकते, या जो पॉइजनस होते हैं, जिसमें बहुत सारे अलग तरह के केमिकल्स होते हैं, तो वो इनएडिबल बोलते हैं। जनरली वो लाल लाल कलर के होते हैं। व्हाइट कलर के मशरूम जनरली सेफ रहते हैं। इसमें हम दिखा रहे हैं कि एक्चुअली ये जब तैयार हो जाता है, पक जाता है मशरूम, तो उसमें से स्पोर्स ऐसे रिलीज होते हैं और हवा में बहुत दूर दूर तक जाते हैं और उग सकते हैं। सो ये इसका ट्रांसमिशन है। ठीक है। सो नाउ वी कैन गो बैक टू दैट स्लाइड। तो आपने अभी देखा कि हमने 3 तरह के फंजाई देखे। यीस्ट जो थे सिंगल सेल, जो हम ब्रेड, बियर, वाइन इंडस्ट्री में यूज करते हैं। फिर हमने देखे मशरूम, जो फिलामेंट्स है एक्चुअली, बट ऊपर आपको कैप जैसे उनकी फ्रूटिंग बॉडी मिलती है। और तीसरा हमने देखा मोल्ड, जो ब्रेड पे उगता है या वॉल्स पे उगती है। ये भी फिलामेंटस ही है, लेकिन इनको अलग कैटेगरी में डाला है क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखता, फ्रूटिंग बॉडीज इनमें नहीं बनती, इसलिए इनको अलग कैटेगरी में डाला है। तो नॉर्मल मायने से देखोगे तो आपको मशरूम या मोल्ड दोनों बेसिकली आप फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, लेकिन उनका रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म अलग है, इसलिए उनको अलग नाम दिए हैं। ठीक है। सो नाउ लेट्स सी अ नाइस वीडियो अबाउट फंजाई एंड देन यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव ऑन फंजाई। फंजाई के आगे के क्वेश्चन हम वीडियो के बाद लेंगे। साउंड चाहिए क्या? हाँ चलेगा एक्चुअली। जब साउंड में थोड़ी सी दिक्कत होती है, एक साउंड शेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं एक बार फिर ट्राई करती हूँ। नहीं तो नहीं, मतलब हो मशरूम्स का मेन रोल फॉरेस्ट में है, जहाँ पे वो डिकम्पोजर्स की तरह any leftover plant material is decomposed by
Fabulous as they are growing. अगर आप इसका वीडियो बना के देखेंगे तो देखिए बहुत सुंदर लगते हैं ये। ये सब डेड लीव्स के ऊपर उग रहा है। फिर है यीस्ट, सेल सेल्स, देन है मोल्ड्स, बॉटनी ग्रोथ, अर्षित कह रहा है हमें स्क्रीन नहीं दिख रहा। ये दिख नहीं रहा क्या? मैंने शेयर तो कर रखा है। हाँ नहीं, मुझे तो दिखा। हर्षित आपको अब दिखा या नहीं दिखा? भी दिखा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ओके, तो अब बंद कर दूं? हम्म। इसके बाद सो इसमें एक बात जो हमने एक स्लाइड पे नहीं दिखाई, लेकिन जो बात करनी चाहिए वो ये है कि आपने वैसे बहुत लोगों ने बोला कि खराब पिकल या जैम इस पे आपको फंगस दिखती है ना। तो एक्चुअली कुछ जो फंजाई होते हैं, मोल्ड्स जो होते हैं, इनको बहुत कम पानी चलता है, ठीक है। तो बहुत कम पानी, क्योंकि हमने जैम बनाया, पिकल बनाया, तो बहुत सारा नमक या शुगर डाल के हमने क्या किया है, अवेलेबल पानी कम कर दिया है चीज में, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करने चाहिए। बट इनको बहुत कम पानी चलता है, इसलिए आप देखेंगे कि ये चीजें जब स्पॉइल होती है तो स्पेसिफिकली सिर्फ मोल्ड से स्पॉइल होती है, क्योंकि मोल्ड बहुत कम पानी में उग सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको स्पॉइल्ड जैम पिकल में सिर्फ मोल्ड से दिखेंगे, बैक्टीरिया या कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो विद दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपको जो भी सवाल होंगे फंजाई के ऊपर वो पूछ लीजिए। अभी जिनको फंजाई अच्छे नहीं लगते थे उनको भी थोड़े फंजाई अच्छे लगने लगेंगे, ऐसा मुझे आशा है। मुझे मोल्ड वाली स्क्रीन फिर से शेयर कर दीजिए। मोल्ड का भी इतना ही है। मोल्ड का एक वो पिक्चर था, वो कैसे मिस हो गया पता नहीं, वो डाल देंगे। हर्षित कुछ डाउट है क्या?
ओके, एनी डाउट ऑन फंजाई, एनीवन? कुछ भी उस पे पूछना है तो पूछ लीजिए, कुछ भी क्लियर नहीं रहा तो। और ये याद, फंजाई मतलब डिकम्पोजिशन, ये याद रखिए, जो भी पुरानी हो गई चीज वो फंजाई खा सकते हैं। ठीक है, तो उससे हम आते हैं लास्ट कैटेगरी, जो कि ऑर्गेनिजम्स नहीं है लेकिन माइक्रोस्कोपिक है, और वायरस बोलते हैं हम इनको। तो क्या डिकम्पोजर्स, जो मेन जो डिकम्पोजर्स होते हैं दुनिया में वो फंजाई है, उसके बाद बैक्टीरिया आते हैं। तो अगर आप एक्चुअल डिकम्पोजर्स दो ही हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, लेकिन फंजाई मेन है, बैक्टीरिया का सेकेंडरी रोल है। सारा डिकम्पोजिशन का काम मोस्टली फंजाई करते हैं। जैसे आपका जो प्लैनेट का में जो हमारे एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है, वो ऑलमोस्ट 60% ऑक्सीजन आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और अलगी से आता है, वैसे ही डिकम्पोजिशन आप देखेंगे तो मेजर 60-70% रोल इज फंजाई का है। ठीक है, तो उसके साथ हम आते हैं वायरसेस, जो कि माइक्रोस्कोपिक है इसलिए बात कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि इनको ऑर्गेनिज्म मानना चाहिए, तो इस पे हर एक का खुद का ओपिनियन हो सकता है, लेकिन वायरसेस को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनमें कोई सेल का स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल, ऑलमोस्ट लाइक अ केमिकल कंपाउंड इट इज। इसमें अंदर इसका जीनोम होता है, जो डीएनए या आरएनए होता है, और उसको प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोटीन कोट होता है। तो इतना सिंपल होता है वायरस का स्ट्रक्चर। कुछ वायरसेस थोड़े और उसमें एक और लेयर आ जाती है, जिसकी सेल भी बाहर से वो बाहर आता है, उसका सेल का मेम्ब्रेन ले लेते हैं, उनको एनवलप्ड वायरस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे अलग अलग वायरसेस हैं, आप देखेंगे शेप अलग है, साइज अलग है, लुक उसका टोटली अलग है। लेकिन इसमें आप नोटिस करेंगे, अब ये जो है सैटेलाइट के जैसे दिख रहा है, जैसे रॉकेट जा रहा है, तो ये बैक्टीरिया खाने वाला वायरस है। ठीक है, ये है टोबैको मोज़ेक वायरस, मतलब ये टोबैको के प्लांट को इन्फेक्ट करता है। तो आप देखेंगे कि वायरस सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो एनिमल्स या हमको ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वायरस एक पैरासाइट है। तो हर तरह के ऑर्गेनिज्म के लिए अलग तरह के मतलब ऐसे वायरसेस हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करते हैं, बैक्टीरिया को खाते हैं। ऐसे वायरसेस हैं जो एनिमल्स को इन्फेक्शन करते हैं, ऐसे हैं जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, अलगी को, प्रोटोजुआ को। तेरे मतलब हर तरह का वायरस है दुनिया में जो ओके, सो दीज आर वायरसेस। नाउ व्हाई इसमें इतना प्रॉब्लम क्यों है कि ये लिविंग में होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो इसलिए हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। तो वायरसेस जीवित है या नहीं है, इसके लिए अगर आप देखेंगे तो इस टेबल में हमने दो कॉलम बनाए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या प्रॉपर्टीज हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो लिविंग थिंग्स आप देखेंगे कि हम ब्रीथिंग करते हैं, हम बढ़ते हैं साइज में, हम रिप्रोड्यूस करते हैं, हम मेटाबोलाइज करते हैं, मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। लेकिन वायरसेस अगर आप देखेंगे तो क्या करते हैं वायरसेस ब्रीथ करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उनमें कोई सेल ही नहीं है। अब ये यहाँ पे आपको दिखाया है नॉन लिविंग थिंग्स के प्रॉपर्टीज। नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीदिंग नहीं करते, वो बढ़ते नहीं है, और कोई केमिकल रिएक्शन उनमें नहीं होती। लेकिन वायरस आप देखेंगे कि सारे उनके जो प्रॉपर्टीज है मोस्टली वो नॉन लिविंग थिंग्स के हैं। एक ही प्रॉपर्टी उनकी लिविंग थिंग्स से कॉमन है, वो है रिप्रोडक्शन। वायरसेस किसी भी एक सेल में आते हैं, इन्फेक्ट करते हैं और अपने 100,000 कॉपी बना के बाहर आते हैं। तो ये जो एक प्रॉपर्टी है ये वायरसेस में लिविंग थिंग्स के जैसे पाया जाता है, इसीलिए हम उनको रेगुलरली जीवित प्राणी नहीं मानते। ठीक है, जब वो सेल के अंदर घुसता है तो बोल सकते हैं कि वो सॉर्ट ऑफ लिविंग है, बट अदरवाइज वो नॉन लिविंग है और पैरासाइट है, इसलिए जनरली हर जिसमें भी वो जाता है उसको तकलीफ देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
सो ओवरऑल अगर हमने बहुत सारे पॉइंट्स जो आज बात करे, तो अगर हम उसको एक स्लाइड पे डालें, तो हमने ये स्लाइड पे डाला है कि माइक्रोब्स क्या क्या करते हैं पूरी दुनिया में। तो आप देखेंगे ग्रीन में लिया है जो अच्छी चीज है, लाल में वो है जो प्रॉब्लमेटिक चीज है, और पर्पल कलर में है वो है जो फूड में एडिबली हमारे लिए बेनिफिशियल चीज है। तो आप देखेंगे कि अब आप, ये आपका डिसीजन है कि आप माइक्रोब्स को फ्रेंड्स मानेंगे या एनिमी मानेंगे। ठीक है, नॉर्मली जो आपके दिमाग में, बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि बग्स हैं, जर्म्स हैं, तो वैसी बात नहीं है। आप देखेंगे कि उनका प्रॉब्लम कॉजिंग एबिलिटी बहुत कम है, बेनिफिशियल एबिलिटी ज्यादा है। सो think about microbes as our friends rather than as our foes, and with that my presentation is done. अब आपको जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। मेटाबोलाइज क्या होता है? मेटाबोलिस मतलब जो भी रिएक्शंस हमारे सेल में चलते हैं, हम चीजें बना रहे हैं, खाने को डाइजेशन कर रहे हैं, नए प्रोटीन बना रहे हैं, नए फैट्स बना रहे हैं, नए ऑर्गेनल्स बना रहे हैं, सारे जो किसी भी सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, सबको मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। उसका हिंदी शब्द मुझे नहीं पता, बट आप देखेंगे कि काफी सारे रिएक्शन जो होते हैं एक एनर्जी जनरेशन के लिए होते हैं या कुछ नई चीजें बनाने के लिए होते हैं, सारों को मिला के ऑल केमिकल रिएक्शंस टुगेदर इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एनी क्वेश्चंस प्लीज? मेटाबॉलिज्म का हिंदी शब्द तो बहुत ही कठिन है, वो तो और भी कठिन है। हाँ अच्छा, ओके। उपापचय। पर ये कोई डेली लाइफ का शब्द नहीं है, ये एक साइंटिफिक टर्म। करेक्ट, हाँ। तो मतलब ये लास्ट स्लाइड है हमारी। हाँ